हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7th ऑफ जून पर हम पहुंच चुके हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो आईएनएस संधायक के बारे में डिस्कशन हमारा आज होने वाला है। बायो जियोग्राफिक रैम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेस इरोजन क्या होता है इसको देखेंगे। आईटी रूल्स आजकल काफी न्यूज में है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन होगा। एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। टाइगर रिजर्व को लोकेट करेंगे। आई फेमिलिया एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसके बारे में जानेंगे। देन सत्यपति कमेटी को देखकर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानेंगे। देन सूफी मिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हुए फाइनली हम थर्मो एक्यूस्टिक फ्लक्चुएशंस के बारे में जानेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल मैंने आपको द हिंदू के अंदर आईएनएस संधायक के बारे में पढ़ाया था और कुछ चीजें आईएनएस संधायक को लेकर बताई थी। तो आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में दे रखी हैं और बताना है कौन सी स्टेटमेंट आईएनएस संधायक के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट जो है वो कहती है इट इज रिसेंटली डीकमीशन्ड फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये एक इंडियन नेवी का अभी डीकमीशन किया जाने वाला फ्रिगेट है। इट पार्टिसिपेटेड इन द मेडन पैसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ कंडक्टेड बाय यूएस। यूएस के द्वारा एक एक्सरसाइज करी गई थी टाइगर ट्रायम्फ, उसके अंदर भी इसने पार्टिसिपेट किया था। सोचिए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी इनकरेक्ट है, फिर डिस्कस करेंगे इसको लेकर। चलिए, तो आईएनएस संधायक को यहां पर अभी डीकमीशन किया गया है, बट इट इज नॉट अ फ्रिगेट। फ्रिगेट बेसिकली क्या होता है? फ्रिगेट आपका होता है वॉरशिप, जो अलग अलग आपको साइजेस में मिल जाएगा। और हमारे यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी कुछ फ्रिगेट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, सो यू कैन बेसिकली रिलेट टू इट। तो ये इंडियन नेवी का डीकमीशन किया जाने वाला एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप। नाउ हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप का मतलब यह है कि जो भी आपको सी के अंदर सर्वेस करने होते हैं, किसी की गहराई कितनी है, रिसोर्सेज को लेकर सर्वे करने होते हैं और अदरवाइज वो सभी इसके द्वारा किए जाते थे। और पिछले 40 सालों के अंदर 200 से ज्यादा मेजर सर्वेस जो हैं वो इसके द्वारा किए गए हैं और काफी सारे माइनर सर्वे जो हैं वो भी किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें जैसे कि हमने शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 पढ़ा है, उसके अंदर जो शिप्स बनाए गए हैं वो आपके फ्रिगेट्स कहलाते हैं, जो कि वॉरशिप के लिए यूज किए जाते हैं। हिमगिरी हो गया, नीलगिरी हो गया, ये सारे आपके फ्रिगेट्स के अंदर आते हैं। बट दिस पर्टिकुलर शिप इज अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और यहां पर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ जैसी कोई एक्सरसाइज में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, इट पार्टिसिपेटेड इन द टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये जो एक्सरसाइज है आपकी ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज में इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, पैसेज एक्सरसाइज के अंदर नहीं किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आईएनएस संधायक जो थी उसने एक उसको बेसिकली हाइड्रोग्राफिक वेसल के तौर पे यूज किया जाता था, और टाइगर ट्रायम्फ नाम की जो एक्सरसाइज हुई थी वो ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ के लिए करी गई थी, और उसके अंदर इसका पार्टिसिपेशन था, ना कि पैसेज एक्सरसाइज के अंदर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, जो कि पूछ रहे कंसीडर द फॉलोइंग। तीन स्टेटमेंट देके पूछा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बायोजियोग्राफिकल रेम है जो कि सहारा से सुडानियन ग्रासलैंड तक जाता है।
इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट एंड रेड सी इन द ईस्ट। अब देख लेते हैं कि दोनों के बीच में, अटलांटिक ओशन और रेड सी के बीच में कौन सा रीजन एग्जिस्ट करता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट होल्ड फॉर बर्ड्स माइग्रेटिंग फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो यूरोप से एशिया तक जाने के लिए जो एक होल्डिंग पॉइंट, एक रुकने के जगह के तौर पर इस रीजन को यूज किया जाता है। क्या हम अफ्रो अरेबियन रीजन की बात कर रहे हैं, सहील रीजन की कर रहे हैं, इथियोपियन हाईलैंड्स की कर रहे हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको लेकर। चलिए देखिए, यहां पर न्यूज थी कि जो आर्म्ड अटैकर्स है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 सिविलियंस जो है बुर्किना फासो के अंदर, एक विलेज के अंदर 100 सिविलियंस जो उनको मार दिया है। और यहां पर ही इस आर्टिकल के अंदर ही सहेल रीजन के बारे में भी बात हुई थी। हेंस यहाँ पे आंसर तो आपका सहेल रीजन हो जाएगा। मैं एक बार मैप के ऊपर आपको दिखा देता हूँ, द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल था। सो ये जो शेडेड रीजन आपका है वो आपका सहेल रीजन है, और ये आपका कंट्रीज जो यहाँ पर दिखा रखी है, दिस वन। चलिए चलते हैं यहाँ से, इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सहेल रीजन जो है 5900 किलोमीटर में स्पैन करता है। फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है और रेड सी इसके ईस्ट में है। तो ये पूरी बेल्ट जो है वो यहाँ पर आपकी सहेल रीजन की है। अगर हम इकोलॉजी की बात करें या फिर किस तरीके के यहाँ पे फ्लोरा फोना है, तो आपको सेमी एरिड ग्रासलैंड, सवाना, स्टेपीज यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको थोन जो है वो भी, थोन श्रबलैंड्स जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो आंसर तो खैर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेस इरोजन को लेकर है। बेस इरोजन कुड पॉसिबली रिजल्ट इन, बेस इरोजन किस में रिजल्ट कर सकता है? तो क्या बेस इरोजन से हायर टैक्स बोयंसी हो सकती है, ये टैक्स रेट्स को लोअर कर सकता है, ये टैक्स सिस्टम का, टैक्सेशन का कोई रिग्रेसिव सिस्टम है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। अभी G7 नेशन ने अग्री किया है एक मिनिमम यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। तो G7 कंट्रीज जो है, अगर आपको याद हो कल बताया था मैंने आपको, 15% उन्होंने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पे यहाँ पे लगाना शुरू किया है, ताकि जो कंपनीज हैं, अमेजोन है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन जैसी कंपनीज के ऊपर जो एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है वो लगाया जा सके और यहाँ पे G7 कंट्रीज को इससे फायदा हो सके। बेस इरोजन एक फिनोमिना होता है व्हेन देयर इज रिडक्शन इन द टैक्स पेयर्स बेस इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसका बेस अपनी कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जब कम होता है तो वहां पर क्या होगा, टैक्स में भी रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि वहां पर अगर उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर उस कंपनी की एग्जिस्टेंस ही कम है तो वहां पर टैक्स जो है उनको कम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर फेसबुक जो है अपना लार्जली जो बिजनेस है इंडिया के अंदर, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट कर देती है यूएस से, तो जब ज्यादातर बिजनेस है उनका इंडिया, बांग्लादेश में या फिर ऐसी कंट्रीज में जहां पर टैक्स की रेट काफी कम है, तो उनको काफी कम टैक्स देना पड़ेगा। क्या होगा, बेसिकली हेडक्वार्टर तो इनका यही एग्जिस्ट करेगा जो मेन रहेगा, या फिर वो भी ये चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये होगा मेन इनकी कंट्री से, यूएस से शुरू किया गया तो वहां से बेस ये शिफ्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज के अंदर जहां पर टैक्स रेट इनका कम रहेगा। तो बेस इरोजन जो रहता है वो बेसिकली क्या करता है, वो एसोसिएट आपका किससे करता है, रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन से। क्योंकि जब आप यहां पर अपने बेस को शिफ्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर तो वहां पर आपको टैक्स जो है ना के बराबर देना पड़ता है। इसके अलावा क्या होगा, देखिए इसके अलावा टैक्स बोयंसी जो है वो क्या हाई होगी, नहीं, टैक्स बोयंसी आपकी लो हो जाती है, रादर जो टैक्स रेट्स आपके वो हाई हो जाती है। क्योंकि क्या होगा, जब यहां पर आप अमाउंट ऑफ टैक्स कम पे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री को, तो वो अपने टैक्स रेट्स को हाई करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है उस कंपनी से वसूल किया जा सके। तो यहां पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं और पूछा है टाइगर रिजर्व किस चारों में से किस टाइगर रिजर्व की, या तीनों में से किस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट आल्सो सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर द मगर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पर बेसिकली ये महाराष्ट्र का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से महाराष्ट्र में कौन से हैं। देन इट हैज कोलसा लेक विद इन इट, तो कोलसा लेक यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। नाउ आपको इसके बारे में बताना है कि हम तादोबा की बात करें, मेलघाट की बात करें, चंदौली की बात करें, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया गया था और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। एक पर्टिकुलर टाइग्रेस जो है इस पर्टिकुलर जगह पर उसकी डेथ हुई है और ये रिसेंटली न्यूज में था, तो लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है बिकॉज नोबडी वुड आस्क कि यहाँ पर किस टाइगर है, किस टाइग्रेस की डेथ हुई है, उसका नाम बताइए। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, तादोबा अंधेरी
अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो आंसर तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। इसी को लेकर क्वेश्चन बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर ही आपको मगर क्रोकोडाइल भी मिल जाते हैं, एंड महाराष्ट्र का ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी माना जाता है, और कोलसा लेक भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। मैप के ऊपर इसकी लोकेशन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। सो दिस इज योर तादोबा, यहाँ पर लोकेट करता है। इसके ऊपर बोर है, यहाँ पर बेंच भी है। वेस्ट में आएंगे तो आपको मेलघाट भी यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे आपको सह्याद्री भी मिल जाएगा। आसपास के जो दूसरे हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नाउ आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चीजें और देख लेते हैं। तादोबा अंधेरी रिजर्व इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। टोटल एरिया की बात करें तो यहाँ पे ये 625 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तादोबा नेशनल पार्क भी जो है वो इंक्लूड करता है, और इसका जो एरिया है वो 116.55 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एरिया जो है वो भी बता दिया, साथ ही साथ जो आपका नेशनल पार्क का एरिया है वो भी कितने स्क्वायर किलोमीटर में है वो भी यहाँ पर इसके अंदर बता दिया। अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका एरिया 508 स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो क्या है, और उसके अंदर आपका तादोबा नेशनल पार्क है, अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लोकेट करती है। यहाँ पर आपको बेसिकली एक लेक भी मिल जाएगी, और लेक इज पेरिनियल वाटर सोर्स, जो कि यहाँ पर मगर क्रोकोडाइल के लिए भी एक गुड हैबिटेट को क्रिएट करता है, और कोलसा लेक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से, वो तो स्टेटमेंट्स ठीक थी, आपको रेकॉग्नाइज करना था, तादोबा इज द करेक्ट आंसर। आई फेमिलिया रिसेंटली न्यूज में देखा गया, आपको बताना है आई फेमिलिया सीन इन द न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया? इंटरपोल के द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए आई फेमिलिया किस कॉन्टेक्स्ट में आपने न्यूज में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा, द हिंदू में दिया गया था। सो अभी ये क्रिएट किया गया है इंटरपोल के द्वारा। तो इंटरपोल ने क्रिएट किया है आई फेमिलिया, और इंटरपोल क्रिएट्स डीएनए डेटाबेस। ये क्या है? ये बेसिकली डीएनए का डेटाबेस है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, यहाँ पे इंटरपोल ने लॉन्च किया है एक न्यू ग्लोबल डेटाबेस जिसका नाम आई फेमिलिया दिया गया है, ताकि मिसिंग पर्सन जो होते हैं उनको उनकी फैमिली के थ्रू डीएनए टेस्टिंग करके डीएनए के थ्रू यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके, और जो वेरियस केसेस होते हैं मिसिंग पीपल के वेरियस मेंबर कंट्रीज के अंदर उनको सोल्व किया जा सके। आई फेमिलिया जो है हेल्प करेगा ट्रेसिंग द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द डिसीज्ड व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। तो इसमें क्या होगा, जो भी यहाँ पे मान लीजिए कोई डिसीज भी है अगर, तो उसके नेक्स्ट किन को आइडेंटिफाई करना है तो डीएनए के माध्यम से किया जा सकेगा। और यहाँ पर इस तरीके की चीजें वैसे डायरेक्ट सैंपल्स जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करके करी जाती थी, लेकिन अभी क्या है पूरा डेटाबेस जो है वो बनाया जा रहा है, और उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है काफी आसान हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका जो आंसर था वो है इंटरपोल। समर 50 सेल जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, आप समर 50 कोड को यूज कर सकते हैं, और 50% जो आपका डिस्काउंट होता है वो 100 डेज 200 डेज मिशन 2022 एंड 2023 के लिए ले सकते हैं। 100 एंड 200 डेज जो आपकी सीरीज है, दीज आर द क्रैश कोर्सेज, जहां पर आपको एनसीईआरटी और दूसरे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको कवर कराया जाता है, और उसके थ्रू आप वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। डेली आपके जो वीडियो असाइनमेंट्स होते हैं, जो क्विज असाइनमेंट्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट एवरी डे जो है आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाएं और कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ पाएं, इवेंचुअली यूपीएससी का जो आपका टारगेट है आप उसे अचीव कर पाएं। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सत्तापति कमेटी को लेकर पूछा गया कि ये किससे डील करती है, मनी लॉन्ड्रिंग से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, कोविड वैक्सीनेशन के एलोकेशन से डील करती है, या फिर ये मिनिमम फ्लोर वेजेस से डील करती है। सोचिए इसके बारे में, रिसेंटली ये न्यूज में था, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए देखिए, भारतीय मजदूर संघ जो है इट इज नॉट हैप्पी विद द मिनिमम वेज स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर फॉलो किया जाता है। ये न्यूज दे रखी थी, और यहाँ पर इसी वजह से सत्तापति कमेटी जो थी 2017 के अंदर सेटअप करी गई थी, उसने भी अपनी रिकमेंडेशन जो है यूनियन गवर्नमेंट को दी है, ताकि मिनिमम फ्लोर वेजेस जो है वर्कर्स के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर है उसको यहां पर लेकर आया जा सके, और इट इज एक्सेप्टेड बाय बीएमएस बैक देन। तो पहले तो जो भारतीय मजदूर संघ है उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, हाउएवर इसको फिर से रिवाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, और जिसके बाद यहां पर भारतीय मजदूर संघ जो है वो भी इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सत्तापति कमेटी जो है मिनिमम फ्लोर वेजेस से रिलेट करती है, एसोसिएट करती है, सो योर आंसर विल बी डी। करेक्ट आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दो स्टेटमेंट देकर पूछ रहे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हैज ए हायर एज ब्रैकेट देन कंपेयर टू पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो पीएम जेजेबी जो है यहाँ पर जो एज ब्रैकेट है वो ज्यादा बड़ा है पीएम एसबीवाई के कंपैरिजन में। पीएम जेजेबीवाई डजंट हैव अ क्लॉज फॉर डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, वेयर पीएम एसबीवाई के अंदर
जो डिसेबिलिटी क्लोज है वो भी दिया गया है। सोचिए इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। पेंडिंग गवर्नमेंट इंश्योरेंस क्लेम्स टू बी पेड टू द फैमिली, तो यहाँ पर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जिनकी अभी डेथ हुई है, जो मार्टर्ड हो गए हैं कोविड-19 के टाइम पर, तो उनको यहाँ पर जो इंश्योरेंस क्लेम्स है वो अभी पेंडिंग है, वो नहीं दिए गए, ये मेंशन किया गया था इस न्यूज के अंदर। और इसी न्यूज के अंदर ही पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के बारे में भी जिक्र किया गया। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी पुअर एंड लो इनकम सेक्शन को सोसाइटी के प्रोवाइड करने के लिए इसे लेकर आया गया था। और यहां पर जो एज ब्रैकेट रखा गया है इसके अंदर 18 to 50 है। और अगर हम पीएम सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 2015 में इसको लेकर आया गया था, जब ये सरकार नई नई आई थी, और तब यहां पर इसको 18 to 70 ईयर्स के लिए लेकर आया गया था। तो यहां पर पीएमजेजेबीवाई की ब्रैकेट ज्यादा नहीं है, क्योंकि पीएमजेजेवाई की यहाँ पे ब्रैकेट देखें तो 18 से 50 है, लेकिन अगर हम नीचे सुरक्षा बीमा योजना जो दी है उसकी ब्रैकेट देखें वो 18 to 70 है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं, अगर हम यहां पर बात करें पीएम सुरक्षा बीमा योजना की, इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इंश्योरेंस, और वो भी 18 से 70 साल की जो ब्रैकेट है उसके अंदर, विद बैंक अकाउंट एट अ प्रीमियम ऑफ 12 रुपए जो है पर एनम देना पड़ेगा, और उसमें 2 लाख का कवरेज जो है वो आपको देगा। यहां पर साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी के लिए भी 1 लाख का पार्शियल डिसेबिलिटी जो है वो इसके अंदर रखा गया, लेकिन पीएमजेजेबीवाई के अंदर ये डिसेबिलिटी का जो प्रोविजन है वो नहीं रखा गया। और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ये कह रही है कि पीएमएसबीवाई के अंदर डिसेबिलिटी का प्रोविजन है, लेकिन पीएमजेजेबीवाई के अंदर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, जो यहां पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में हमने बात करी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में हमारी बात हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को लेकर है। द सूफी सेंट इज ऑफ द Suravardiya order. He is also believed to inspire Genghis Khan to embrace Islam despite the latter's reluctance. He is also known by the name Sir Posh. उनका नाम क्या है बताइए? एक सूफी सेंट थे और ये किस ऑर्डर को फॉलो करते थे आपका वो भी बताया हुआ है। आपका सुरावर्दिया ऑर्डर को फॉलो करते थे। चेंगिस खान को इन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट भी किया, इंस्पायर भी किया। तो यहाँ पर किस व्यक्ति की बात करी जा रही है, सोचिए। चलिए देखिए, अभी ताजमहल विच इज शट डाउन, यहाँ पर एक फेमस दरगाह है शेख हजरत सईद जलाल की। तो यहाँ पे जो सी आपका आंसर हो जाता है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो सूफी सेंट है इनको सैयद जलालुद्दीन बुखारी भी कहा जाता है, एज वेल एज शाह मीर सुर्खपोश, जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में दिया था, इस नाम से भी जाना जाता है। ये जो सेंट थे, ये सुरावर्दिया जो ऑर्डर था उसको उसमें काफी प्रोमिनेंट थे, उसे प्रैक्टिस किया करते थे, और जो मंगोल चेंगिस खान है उनसे भी मिले और साथ ही साथ उन्हें इस्लाम में भी कन्वर्ट किया। चलिए, तो यहां पर हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आईटी एक्ट को लेकर है। अभी सेक्शन 79 काफी इसका न्यूज में है। द हाईली डिबेटेड सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट किससे डील करता है? क्या ये इंडेमनिटी और इसके एग्जम्पशन से डील करता है जो कि इंटरमीडिएट्स को लेकर है, या फिर ओवर रीचिंग पावर ऑफ सीबीआई से डील करता है जो कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है ऑन अकाउंट ऑफ साइबर क्राइम? सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट इन अ रीजन ऑफ टेंशन, जब आप जानते हैं काफी जगह पे जब भी ऐसा कोई टेंशन होता है तो वहां पे इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पर गवर्नमेंट ने लास्ट अपना नोटिस जो है वो ट्विटर को दे दिया है कि आप आईटी रूल्स को, यहां पर जो आईटी प्लेटफॉर्म के लिए रूल्स लेकर आए गए थे उसे यहां पर आप अडॉप्ट करें। अदरवाइज जो सेक्शन 79 के अंदर जो एग्जम्पशन आपको दी गई है लाइबिलिटी से, उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ट्विटर को लेकर काफी अभी जो गवर्नमेंट नोटिस हैं, इवन व्हाट्सएप को लेकर काफी नोटिस जो हैं भेजे जा रहे हैं, लेकिन कंप्लायंस जो है इन पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे हिंदू एनालिसिस में पढ़ते भी हैं। सेक्शन 79 और आईटी रूल्स जो 2000 का है वो कहता है कि जो आईटी इंटरमीडिएट्स, मैंने आपको यहाँ पे हिंदू एनालिसिस में बताया था कि जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स हैं, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप इट कम्स अंडर फेसबुक, और साथ ही साथ यूट्यूब हो गया, ये सभी आईटी इंटरमीडिएट्स, ये आपके इंटरनेट के इंटरमीडिएट्स जो है ये कहलाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन 79 है ये इन्हीं आईटी इंटरमीडिएट्स को एक तरीके से इंडेमनिटी जो है उसको लेकर एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी भी तरीके का कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर डाल दिया गया, ठीक है, तो वहां पे जिस व्यक्ति ने कंटेंट डाला है उसको टारगेट किया जाता है, यूट्यूब को टारगेट नहीं किया जाता। किसी भी तरीके का कंटेंट जो है वो गूगल के ऊपर डाल दिया जाए, फेसबुक के ऊपर डाल दिया जाए, तो उनसे सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जो एक्चुअल टारगेट किया जाता है वो डालने वाले व्यक्ति को किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये
बेसिकली ये तो आपकी जगह है, नहीं आपका घर है, आपके घर पे मिला तो आप भी इसके लिए उतने रिस्पॉन्सिबल है जितना कि वो व्यक्ति जिसने ये रखा है या फिर जिसने ये कंटेंट जो है पोस्ट किया है। लेकिन यहां पर एग्जाम्पशन इनको दी जाती है जो वेरियस इंटरमीडिएरीज होते हैं कि जो भी इस तरीके का कंटेंट डाला जाएगा हम उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं मानेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी हम आपको कहते हैं उस कंटेंट को हटाने के लिए तो आप उसे इमीडिएटली हटाइए, नहीं तो उससे दो रिलीजन के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीजें जो है कई बार देखा गया लोगों के द्वारा डाली जाती है जिसके एडवर्स इंपैक्ट्स भी देखे गए। तो यहां पर एक एग्जाम्पशन जो है वो आईटी रूल्स के द्वारा इन इंटरमीडिएट्स को प्रोवाइड करी जाती है कि आपके यहां पे जो कंटेंट मिलता है उसके जिम्मेदार आप नहीं माने जाएंगे, रादर वो व्यक्ति माना जाएगा जिसने कि उस हेटफुल कंटेंट को पोस्ट किया। लेकिन यहां पर ट्विटर को कहा गया क्योंकि जिस तरीके से आप यहां पर बिहेव कर रहे हैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड देने में, तो यहां पर ये जो एग्जाम्पशन है वो आपसे हटा ली जाएगी। और कल को अगर कोई भी व्यक्ति हेटफुल स्पीच को पोस्ट करता है और क्योंकि आप उसको नहीं हटा रहे तो यहां पर आपके अगेंस्ट में भी ये जो कार्यवाही करी जाएगी और यही माना जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो ट्विटर के द्वारा करी गई और उसके हिसाब से फिर जो कार्यवाही है आपके अगेंस्ट में करी जाएगी, क्योंकि आप यहां पर जो रूल्स है उसको नहीं अग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंडेमनिटी जो है, एग्जाम्पशन जो होती थी इंडेमनिटी को लेकर वो यहां पर दी जाती थी आईटी इंटरमीडिएट्स को, इसको लेकर ये लेकर अभी रिसेंटली न्यूज में था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को लेकर जो कि थर्मो एक्यूस्टिक के बारे में है। पूछा कि थर्मो एक्यूस्टिक फ्लक्चुएशन किस किस चीज में यहां पर विटनेस करी जाती है? क्या ये एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर करी जाती है, इंटरनल कंबंशन इंजन के साथ, रॉकेट इंजन के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव के अंदर? सोचिए, इसके बारे में रिसेंटली द हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया था, वहां पर इसके बारे में मेंशन किया गया था। चलिए देखिए, थर्मो अक्यूस्टिक, थर्मो प्लस अकूस्टिक, ठीक है, और अकूस्टिक आपका साउंड से रिलेट करता है, राइट। थर्मो अकूस्टिक इंस्टेबिलिटी इज द फिनोमिना जब क्या होता है, जब इनकमिंग एयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि जो इंजन है उसके अंदर कुछ साउंड वेव्स जो है वो क्रिएट होते हैं। तो साउंड वेव्स की वजह से जब इनकमिंग एयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है उसे कहते हैं थर्मो अकूस्टिक इंस्टेबिलिटी। दिस इज बिकॉज साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव जो कि डिस्टर्ब करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स को जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चाहे एयरक्राफ्ट के इंजन हो, रॉकेट इंजन हो, इंटरनल कंबशन इंजन हो, सभी के अंदर इसे विटनेस किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। द हिंदू के अंदर भी आर्टिकल दिया गया था इसलिए इसे डिस्कस किया गया। 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर यहां पर जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। शुरुआत हमारी हुई थी हाइड्रोग्राफिक आपके सर्वे से लेकर, तो आपकी जो संध्या है यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर यूज किया जाता था और 40 इयर्स की सर्विस के बाद अभी इसे डी कमीशन जो है वो किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर कोई पैसेज एक्सरसाइज नहीं थी, रादर यहाँ पे एक यूनिक तरीके की एक्सरसाइज थी जो कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए थी, उसके अंदर इसमें पार्टिसिपेट किया था जो कि इंडिया यूएस के बीच में हुई। चलिए, तो यहां पर इससे आगे बढ़ते हुए डिस्कशन जो था हमारा हुआ जहां पे हमने एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में डिस्कशन किया था। तो सहेल रीजन के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। ये आपका बायोजियोग्राफिकल रेम है, सहारा और आपका जो सुडानियन ग्रासलैंड है उसके बीच में फॉल करता है। साथ ही साथ इसके वेस्ट में आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, ईस्ट में आपको रेड सी मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट होल्ड स्टेशन माना जाता है इसको जो भी बर्ड्स यूरोप से एशिया की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमने बेस इरोजन के बारे में जाना था। तो यहां पर पहली जो 2 स्टेटमेंट थी वो तो इन्वर्ट करके दे रखी थी, इंटरचेंज करके दे रखी थी। रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो है इसका एक बाय प्रोडक्ट जो है उसके तौर पे देखा जाता है। चलिए, बेस इरोजन के बाद हमारा डिस्कशन हुआ था कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को लेकर बात करी थी जहां पे आपको मगर क्रोकोडाइल मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में ये लोकेट करता है, लार्जेस्ट माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर, और कोलसा लेक भी यहाँ पे लोकेट करती है। इट इज ताडोबा, ध्यान रखिएगा, ताडोबा अंधेरी रिजर्व जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र का माना जाता है। देन आई फैमिलिया के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा इसे बनाया गया है। डीएनए का जो डेटाबेस है वो इसके अंदर रखा जाएगा और जो वेरियस केसेस मिसिंग पर्सन को लेकर या फिर दूसरे क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में ये हेल्प करने वाला है। समर 50 कोड जो है वो एक्टिवेट हो गया है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं 100 डेज 200 डेज के लिए, या फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 500 डेज का जो पूरा प्रोग्राम है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सतपथी कमेटी के बारे में डिस्कशन हुआ तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बीएमएस है, भारत मजदूर संघ जो है, दे आर नॉट हैप्पी विद द मिनिमम वेज स्ट्रक्चर जो कि यहां पर लाया गया है। सत्यपति कमेटी को 2017 में बनाया गया था और इसने अपनी रेकमेंडेशन दी, और लेकिन ये जो रेकमेंडेशन थी लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा चेंज कर दी गई, जिसके बाद बीएमएस जो है इट इज नॉट क्वाइट हैप्पी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन हुआ था जिसमें हमने बीमा योजना के बारे में जाना था। दोनों बीमा योजना को कंपेयर किया, किसके अंदर यहां पर इंश्योरेंस के अंदर डिसेबिलिटी का कंपोनेंट है और किसके अंदर एज की जो सीमा है वो काफी ज्यादा रखी गई है। एक सूफी सेंट के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, तो यहाँ पे हजरत सैयद जलाल जी के बारे में डिस्कशन हुआ, उनका नाम जो है यहाँ पर हमने लिया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने 79 सेक्शन जो है आईटी एक्ट का, इसके बारे में डिस्कशन किया, जो कि एग्जामिशन को लेकर है, जो कि इंडेमनिटी को लेकर दी जाती है आईटी इंटरमीडिएरीज को, ताकि उनको ऊपर किसी भी तरीके का यहां पर उनको कॉम्पनसेशन ना देना पड़े, किसी भी तरीके का जो आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट में शुरू ना हो। जो व्यक्ति यहां पे हेट स्पीच पोस्ट करता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट किया जाए। लेकिन ट्विटर हो सकता है इस पर्टिकुलर इंडेमनिटी को बहुत जल्दी खो देगा। रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके साथ वो कंप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हुए लास्ट में डिस्कशन हमारा थर्मो अकूस्टिक को लेकर हुआ था। थर्मो अकूस्टिक फ्लक्चुएशन जो है एयरक्राफ्ट इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, रॉकेट इंजन, तीनों में देखी जाती है। बेसिकली ये थर्मो अकूस्टिक एक इंस्टेबिलिटी होती है, और बेसिकली एक इंस्टेबिलिटी का एक फिनोमिना होता है जहां पे एयर जो है वो अंदर जब आती है तो साउंड वेव्स जो होती है उसको डिस्टर्ब करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, और वो गैसियस मॉलिक्यूल्स को इंपैक्ट करना, उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। इसी वजह से ये फिनोमेना देखा जाता है। चलिए, करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज में 8 जून पर हम 10 इंपॉर्टेंट एरियाज को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के बारे में जानेंगे। एनपीआर को लेकर एक हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वन धन योजना के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हमारा एज यूजुअल एक रहता ही है 10 के अंदर। एक स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है, इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर, तो इसके ऊपर भी एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन हिस्ट्री से आ सकता है। करेंसी नोट्स को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। देन एक पर्टिकुलर यहाँ पर स्पीसीज के बारे में जानेंगे। इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट का ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। एंड फाइनली हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को लेकर पूछा गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों के तीनों ही इसे पब्लिश करते हैं। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर? क्या तीनों के द्वारा किया जाता है, या फिर नीति आयोग के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, या मिनिस्ट्री के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा? इसमें अभी यहां पर इंडिया के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है इसको लेकर आया गया था, और आज के द हिंदू एनालिसिस के अंदर भी मैंने आपसे जो स्कोर था वो यहां पर डिस्कस किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो यहां पर देखा गया कि जो इंडिया का रैंक है वो 2 पायदान से इंडिया गिर गया है। पहले इंडिया का रैंक हुआ करता था 115 और अभी 117 हो गया है। लेकिन इंडिया लेवल पे भी हम अपने आप को असेस करते रहते हैं, और ये जो पर्टिकुलर न्यूज थी द हिंदू के अंदर दे रखी थी, जिसमें बताया गया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन इंडिया के द्वारा लेकर आया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। और मैंने आपको ये चीज आपसे डिस्कस भी करी थी कि केरला ने इस चार्ट के अंदर टॉप पोजीशन को हासिल किया है, और बिहार जो है वो लास्ट में आया है। केरला के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने भी बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन बिहार झारखंड की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं रही है। और यहां पर यह भी बताया गया कि ऐसे राज्यों के ऊपर खासतौर पर ध्यान देना पड़ेगा जो कि पीछे रह रहे हैं, जिनको लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हमें कंप्लीट कर रहे हैं वो अचीव करने में कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक बन सकते हैं। तो उन राज्यों की हेल्प करना काफी ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 आपके गोल्स होते हैं जिसको अचीव करना होता है, और 2030 का यहां पर टारगेट भी रखा गया। इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, वो 61.9 आया है आउट ऑफ 100। तो यहां पर रैंक भी हमारा 117 कुछ खास नहीं है। तो यहां पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है उसकी गुंजाइश यहां पर दिखाई देती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एनपीआर को लेकर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर है। पूछा गया बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, कौन सा कथन आपका सही है? इट्स अ रजिस्टर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री ओनली। तो ये सिर्फ सिटीजन का ही एक रजिस्टर है। इट वॉज फर्स्ट कंडक्टेड अलोंग से 2010 सेंसस, 2010 का जो सेंसस हुआ था उसके साथ इसको पहली बार किया गया था। पॉसिबल है। द एनपीआर इज अपहेल्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मॉस्बी। मॉस्बी के अंदर इसे कौन अपहेल्ड करता है? रजिस्ट्रार जनरल जो है वो, और साथ ही साथ सेंसस कमिश्नर। द हिंदू के अंदर भी न्यूज थी, 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स कैन शो एनपीआर एनरोलमेंट स्लिप्स फॉर लॉन्ग टर्म वीजास, ये यहां पर न्यूज दे रखी थी, उसमें से क्वेश्चन बनाया गया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहां पर न्यूज जो थी वो यही थी कि 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है वो एनपीआर एनरोलमेंट स्लिप्स को शो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वीजास के लिए। और यहां पर बताया गया कि एनपीआर जो है आपका एक रजिस्टर है यूजुअल रेजिडेंट का, जिसको कि उनकी लोकेशन के साथ लिंक किया जाता है, कौन से विलेज के हैं वो ये बताया जाता है, और इसे पीरियोडिकली अपडेट जो है वो भी किया जाता है। यहां पर जो इनकॉर्पोरेशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जैसे कि किसी का बर्थ हुआ तो उस व्यक्ति को इसमें ऐड किया जाएगा, किसी की डेथ हुई या माइग्रेशन हुआ तो उसको इसमें से निकाला जाएगा। यहाँ पे जो फॉरेनर्स जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। तो ओनली की वजह से कि क्या इसमें सिर्फ सिटीजन होते हैं, नहीं, इसमें फॉरेनर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। 2010 का जो हमारा सेंसस हुआ था
उसके साथ साथ हमने क्या किया था, उसके साथ साथ ये एनपीआर की जो एक्सरसाइज थी उसको भी कंडक्ट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसे किसके द्वारा अपहेल्ड किया जाता है। नाउ द रिकॉर्ड इज अपहेल्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल। तो रजिस्ट्रार जनरल जो है सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा ये किया जाता है। और यहां पर 2021 के अंदर भी ये जो पर्टिकुलर आपका जो एनपीआर है वो बनाया जाएगा, और सेंसस 2021 जो अभी शुरू होगा उसके साथ बनाया जाएगा। किसके द्वारा? इट विल बी कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट भी दिया है वो इनकरेक्ट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? योर आंसर विल बी बी ओनली, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस तरीके का कोई मैप आपको दिखे तो उसे करेक्ट जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन वन धन योजना। वन धन योजना को लेकर पूछा, बताइए इनकरेक्ट क्या है। तो वन धन योजना भी न्यूज में थी, द हिंदू के अंदर। न्यूज क्या थी वो भी आपको बताऊंगा, बट पहले इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ये एक वैल्यू चेन बनाने की बात करती है। ट्राइफेड इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? ट्राइफेड इसको इंप्लीमेंट कर रही है। नाउ ओडिशा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स जो है उनको यहां पर डिप्राइव किया जा रहा है। ये जो न्यूज थी द हिंदू के अंदर मेंशन कर रखी थी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जब भी हम यहां पर वन धन योजना की बात करते हैं, रिमेंबर दैट प्लीज क्वाइट करेक्टली कि हम इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करते हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली। तो माइनर ही इसमें लिए जाते हैं। तभी मैंने आपको कहा कि अगर स्टेटमेंट में हो सकते हैं यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओनली लिखा होता, तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज ओनली मेंशन है या ऑल मेंशन है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो गलत होगी ही होगी। इन 70 to 80% मैं मान सकता हूं, और ये चीज सही भी है कि जब भी इस तरीके से एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है वो गलत होती है। लेकिन देयर आर 20 to 30% इंस्टेंसेस जहां पे वो स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है। लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेजर नहीं आएगा, सिर्फ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इसमें काउंट किया जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे आपकी जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है, पीएम वन धन योजना को इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है दैट इज ट्राइफेड। ट्राइफेड इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर यहां पर बात करती है। और आप ये भी जानते हैं कि जो आपकी ट्राइफेड है वो किसके अंदर आती है? मोटा के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आंसर क्या होगा? बी। नहीं, आपसे पूछा था कि इनकरेक्ट क्या है, सो आंसर विल बी ए। आपका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका वन धन स्कीम को लेके मैंने एक इंफोग्राफिक भी ऐड किया, जिसमें आप फीचर्स जो है जब भी आप एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे वो आप देख सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो फीचर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल अमेरिकन कंट्री शेयर्स देयर कोस्ट विद द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। तो ऐसी कौन सी कंट्री है इसके अंदर से जो कि पैसिफिक और अटलांटिक के साथ अपना जो कोस्ट है उसको शेयर करती है? क्या होंडुरस है, निकारागुआ, कोस्टा रिका या फिर एल सैल्वाडोर? सोचिए क्या आंसर होगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। द हिंदू के अंदर इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट को लेकर एक न्यूज दे रखी थी कि यहां पर क्या किया गया, एल सैल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बनाने के लिए सपोर्ट जो है वो अपना यहां पर दिया। ठीक है, अब एक बार मैप को देख लेते हैं। यहां पर मैप के ऊपर जो आपकी बाउंड्री है किस किस की टच हो रही है? होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। सो दिस इज होंडुरस। यहां पर ईस्ट साइड भी इसका बॉर्डर ओपन होता है, वेस्ट साइड भी होता है, निकारागुआ का भी दोनों साइड है, कोस्टा रिका का भी दोनों साइड है, लेकिन एल सैल्वाडोर का सिर्फ वेस्टर्न साइड पे ओपन होता है, ईस्टर्न साइड पे नहीं होता है। तो यहां पर इस साइड ईस्टर्न साइड अगर आप देखेंगे ये आपका अटलांटिक ओशन वाला रीजन है, ये आपका पैसिफिक ओशन वाला रीजन है। तो तीनों कंट्रीज जो है होंडुरस हो, निकारागुआ, कोस्टा रिका, उसका अटलांटिक ओशन मतलब ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये वाला रीजन भी टच करता है, और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो पैसिफिक ओशन को टच करती है। लेकिन एल सैल्वाडोर अपने आप में एक ऐसी कंट्री है जिसका वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पैसिफिक ओशन को तो टच कर रहा है, लेकिन ये जो ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है उसको टच नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा था कि कौन सी कंट्री शेयर करती है अपनी कोस्ट को पैसिफिक और अटलांटिक ओशन दोनों से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि गौर के इंडियन गौर जो आपके एक स्पीसीज है उसके आईयूसीएन स्टेटस को पूछ रहा है कि क्या ये वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है या फिर ऑल ऑफ द अबव। आज के द हिंदू के अंदर ही यहाँ पर बेसिकली जो आपके वन हॉर्न्ड राइनो और जो गौर है उसके बारे में भी मेंशन किया गया था। और यहाँ पर न्यूज जो थी वो थी कि वन हॉर्न्ड राइनो गौर जो है एक पर्टिकुलर जू के अंदर पैदा हुआ है। नाउ दिस न्यूज जो है वो आपसे प्रीलिम्स के अंदर किस जगह पे पैदा हुआ है या क्या पैदा हुआ है ये चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन जो स्पीसीज न्यूज में होती है वो यहां पर पूछी जाती है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। जू का नाम कोई नहीं पूछेगा,
ठीक है, कौन कहाँ पैदा हुआ वो भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो वन हॉर्न राइनो है या फिर जो आपका गोर है, इंडियन गोर, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। जो गौर है एक वाइल्ड बॉविड माना जाता है, नेटिव टू द फॉरेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा, बिगेस्ट अमंग द वाइल्ड कैटल ये माना जाता है, और ये आईयूसीएन के हिसाब से क्या है, आईयूसीएन के हिसाब से ये वल्नरेबल है। इन इंडिया दे आर फाउंड इन नागरहोल में, बांदीपुर में, देन आपको ये मसीनागुड़ी के अंदर नेशनल पार्क जो हमारे हैं वहां पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एक। गौर किस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है, डे वाइज प्रिपरेशन के लिए आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 500 डेज की जो सीरीज है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं ताकि कोई भी दिन आपका मिस ना हो, डेली बेसिस पे आप तैयारी कर पाए, अपने वीडियोस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाए, देख पाए, रिवाइज कर पाए, और साथ ही साथ जो एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग होती है वो भी यहां पर आप प्रैक्टिस कर पाए। चलिए, इसमें आप समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज अभी आपका समर 50 का जो डिस्काउंट है दैट इज अवेलेबल, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, और यहाँ पर समर 50 कोड को यूज करते हुए 50% डिस्काउंट जो वो ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के लिए कोई कोर्स है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के साथ नेटमोक ने कोलैबोरेशन किया है, और यहाँ पर आप जो लाइव कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स होते हैं और पीआईबी जो आपका है द हिंदू है वो कवर किया जाता है। PL20 कोड को यूज कर लीजिएगा, और टेक्स्टबुक.com पर जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि इसमें फैकल्टी कौन है, तो फैकल्टी मैं ही रहने वाला हूं, तो जो पूरा आपका करंट अफेयर्स होगा मैं ही कवर कराऊंगा वहां पर, जिसमें आप 1 साल का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर 6th क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेकर। तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट दी गई और आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन इसको लेकर आपका सही है। इट वॉज अ काउंटर खालिस्तानी ऑपरेशन, ये काउंटर खालिस्तानी ऑपरेशन था, और इसे जो कंडक्ट किया गया था, कैरी आउट किया गया था, वो हरमिंदर साहिब टेंपल के अंदर किया गया था। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी 37th एनिवर्सरी जो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की ऑब्जर्व करी गई। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया कि प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो थे वो यहां पर गोल्डन टेंपल के अंदर रेज करे गए। ऐसे टाइम पे 37वीं एनिवर्सरी जो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की थी, लेकिन प्रो खालिस्तानी जो आपके क्या थे, प्रो खालिस्तानी आपके स्लोगन्स जो थे उसको रेज किया गया। चलिए, तो वैसे काफी अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, यहाँ पे 37th उसकी एनिवर्सरी थी, लेकिन अभी भी जो गोल्डन टेंपल है वहां पे खालिस्तान के जो स्लोगन्स है वो यहाँ पर रेस करे जा रहे हैं, और जो एक सेपरेटेड टेंडेंसी है वो अभी भी अलाइव करती है। नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। क्या ये खालिस्तानी काउंटर खालिस्तानी ऑपरेशन था? तो बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। जो मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में करा रहा हूं, मतलब 1947 के बाद की जो हिस्ट्री करा रहा हूं 200 डेज के कोर्स में या मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर, वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, इसके रीजंस क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वो सब हम डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी ठीक हो जाती है। इट वॉज कैरिड आउट इन हरमिंदर साहिब टेंपल, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, हरमिंदर साहिब टेंपल इज आपका बेसिकली गोल्डन टेंपल ही है, तो गोल्डन टेंपल का है या हरमिंदर साहिब टेंपल का है, एक ही बात है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट्स द करेंसी नोट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के करेंसी नोट्स इन दोनों में से किसके द्वारा यहां पर प्रिंट किए जाते हैं? BRB NMPL के द्वारा या SPMCIL के द्वारा? सोचिए, अभी रिसेंटली हमारे जो आरबीआई के हेड हैं, आरबीआई गवर्नर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम कोई नए करेंसी नोट्स जो वो नहीं प्रिंट करने वाले। द हिंदू के अंदर ये न्यूज थी, और इसी को लेकर वहां पर ये भी मेंशन किया गया कि किसके द्वारा ये प्रिंट किए जाते हैं। तो यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्या है ये? BRB NMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड इज द एजेंसी जिसको कि नोट को प्रिंट करने का काम दिया हुआ है। फिर आपके पास SPMCIL भी है। SPMCIL के सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या होता है? कॉइन्स को मिंट करना होता है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को प्रिंट करना होता है। तो SPMCIL क्या करती है? ये कॉइन्स और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उसको प्रिंट करती है, लेकिन जो आपकी BRB NMPL है ये आपके करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर जो होगा ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दीज प्रिंटिंग प्रोसेस ऑफ BRB NMPL जो है ये कहाँ लोकेट करती है? मैसूर के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, साल्बोनी वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो अलग अलग जगह पे इनको लोकेट किया गया है। सो ए आपका आंसर होगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर, नाम है क्लीमाकोडेस्मस बिलाबोकाडेटस। ना ये रिसेंटली न्यूज में थी, क्या है ये? या ये कोई पर्टिकुलर एंटी कैंसर अर्ब है, या फिर ये बायो इंडिकेटर है किसी क्लाइमेट चेंज के लिए, एक न्यूली फाउंड स्पीसीज ऑफ मिलीपीड है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए, वैसे तो मैंने जब हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर,
तभी मैंने आपको इसके बारे में हिंट जो था वो दे दिया था। सोचिए जो पर्टिकुलर जो फ्रेज हमने पढ़ी है ये क्या है, ये पर्टिकुलर टर्म जो है किस चीज से एसोसिएट करती है। चलिए, तो द हिंदू के अंदर न्यूज थी और मैंने आपको शुरुआती टाइम पर ही बता दिया था, इवन अभी भी मैंने बोला था कि इट्स अ स्पीसीज, एक नई तरीके की स्पीसीज है। तो यहाँ पे इट्स अ न्यूली फाउंड स्पीसीज ऑफ मिलीपीड, कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो यहां पर द हिंदू के अंदर इसके अंदर आर्टिकल दिया हुआ था कि अभी केरला के अंदर ये नई मिलीपीड की जो स्पीसीज है इसको ढूंढा गया है, न्यूली फाउंड किया गया, और ऐसी नई स्पीसीज जो फाउंड होती है उसको लेकर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। दिस मिलीपेड्स जो होते हैं दे डिवेल अंडर द रोटिंग प्लांट के अंदर, डेब्रिस के अंदर रहना पसंद करते हैं। बॉडी जो इसकी है जो भी पाई गई है पेल पिंक कलर की है, और यहां पर इसमें क्वेश्चन जो है इसकी लोकेशन की कहां से इसे फाउंड किया गया ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर है, पूछा गया इक्वलाइजेशन लेवी इज सिनोनिमस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे सिनोनिमस करता है, क्या ये गाफा से रिलेट करता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से करता है, मल्टीपल कॉर्पोरेशन टैक्स से करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। डिजिटल पेमेंट फेलियर्स जो है राइज हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले 1% हुआ करते थे डिजिटल पेमेंट फेलियर्स, लेकिन अभी पेंडेमिक के टाइम पे इसकी जो परसेंटेज है 2% हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और ये भी रीजन बताया जा रहा था कि अब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जब ज्यादा करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ फेलियर्स भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल था जहां पर इस तरीके से जो आपका इक्वलाइजेशन लेवी जो है वहां पर इसका जिक्र किया गया था, और क्वेश्चन यहां पर बन के आ सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इक्वलाइजेशन लेवी की बात करें, सो इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। 2016 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। देखिए पहले आया आपका गाफा। ठीक है, गाफा एक डिजिटल टैक्स है जो कि लेवी किया गया किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। किसके ऊपर, टेक जाइंट्स जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, ऐसी कंपनियों के ऊपर। तो यहां पर इसी से मिलता जुलता एक टैक्स होता है वो इंडिया के द्वारा भी लाया गया, जिसे कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, 2016 में इसको लाया गया। इट इज चार्ज एट 6%। ठीक है, 6% ऑफ कंसिडरेशन फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, ये चार्ज किया जाता है जो कि नॉन रेजिडेंट जो है वो इंडियन रेजिडेंट के साथ बिजनेस करके कैरी ऑन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन कंपनी जो है किसी इंडियन से यहां पर एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट अमाउंट को अर्न करती है तो उसके ऊपर एक इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो लगाया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि किसी का व्हाट्सएप या कहें कि फेसबुक, कोई फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का फेसबुक के ऊपर पेज है और वो उस पेज को एडवर्टाइज करता है, और एडवर्टाइज करते हुए वो इस पे 10,000 रुपए खर्च कर देता है। ये 10,000 किसको मिलेगा, फेसबुक को मिलेगा। लेकिन फेसबुक को भी इस पे एक पर्टिकुलर टैक्स जो है, इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो यहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ये अमाउंट है जो कि इसने रेजिडेंट इंडियन से कमाया, और ये खुद कौन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट जो है इस तरीके से इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो चार्ज करती है। गाफा भी इसी से मिलता जुलता है, जो कि यहां पर फ्रांस के द्वारा वेरियस जो टेक जाइंट्स है उसके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन गाफा की फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि गाफा जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, और इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट आप मेंशन करना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो फुल फॉर्म है वो मुझे यहां पर जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेकर पूछा गया। इट इज पब्लिश बाय, किसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, मॉस्पी के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। यहाँ पर रिसेंटली जो पंजाब, तमिलनाडु, केरला है उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया है काफी अच्छा, किसके अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर। इसी वजह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। द हिंदू के अंदर बेसिकली एक आर्टिकल आया हुआ था और 3 राज्यों के बारे में बात करी थी, पंजाब के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, केरला के बारे में, कि तीनों ने यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के अंदर परफॉर्म किया, के अंदर इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ब्रिंग्स फोर्थ दिस इंडेक्स, तो किसके द्वारा लेकर आया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया इट इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन, क्योंकि यहां पर तीनों स्टेट्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इस इंडेक्स को लेकर आई है, और देखा गया पंजाब हो, यूटी के अंदर चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरला, इन्होंने हाईएस्ट ग्रेड को यहां पर ऑक्यूपाई किया है। 2019 और 20 के डेटा के अंदर A++ इनकी रेटिंग रही है। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन के अंदर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है, और इसे अभी रिसेंटली ही जो है रिलीज किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे देखिए केरला, और अगर हम बात करें पंजाब की, केरला और तमिलनाडु की, तो केरला और तमिलनाडु का परफॉर्मेंस तो वैसे भी एजुकेशन में अच्छा रहता है, केरला को तो कम से कम रहता ही है। लेकिन अच्छी बात देखने वाली है कि नॉर्थ इंडिया से भी पंजाब ने काफी बेहतर यहां पर परफॉर्म किया, और चंडीगढ़ ने भी काफी बेहतर परफॉर्म किया। चलिए, अंडमान निकोबार को भी मत भूलिएगा।
तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जल्दी से 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन जो है वो करेंगे और फिर अपने अपने मार्क्स को डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर कितना कितना किसने स्कोर किया है। शुरुआत हमारी हुई थी एसडीजी इंडिया इंडेक्स को लेकर। एक्टिव रिवीजन में आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, या फिर जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है इसको लेकर जितनी भी चीजें याद आती हैं उसे लिखने की कोशिश करिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया का जो इंडेक्स है किसके द्वारा लेकर आया गया है, नीति आयोग के द्वारा, जिसके अंदर हमने देखा था केरला का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया का परफॉर्मेंस है वो गिरा है, 117 नंबर पे हम आ चुके हैं। फिर हमने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में डिस्कशन हुआ था। लास्ट टाइम कब किया गया था जल्दी से बताइएगा, 2021 में ये किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि सेंसस के साथ रजिस्ट्रार जनरल जो है वो इसमें इसे कंडक्ट करेंगे और जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें सिटीजन जो होते हैं वो तो होते ही होते हैं, फॉरेन नेशनल जो यहाँ पे इंडिया में रह रहे होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। 2010 में लास्ट टाइम किया था, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इससे आगे बढ़ते हुए हमने वन धन योजना के बारे में डिस्कशन किया था। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम मुझे जल्दी से बता दीजिए। माइनर फोर्स प्रोड्यूस को लेकर एमएसपी के बारे में बात जो है इसके थ्रू करी जाती है और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आने वाली ट्राइफेड है। फिर वन धन योजना को लेकर हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हमारा डिस्कशन एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर हुआ। तो कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसका बॉर्डर जो था, कोस्टल रीजन जो था वो पैसिफिक ओशन से तो टच कर रहा था लेकिन अटलांटिक से नहीं कर रहा था। क्या वो होंडुरस था, निकारागुआ, कोस्टारिका? तीनों ही नहीं थे क्योंकि तीनों की बाउंड्री डबल साइड से ओपन हो रही थी, लेकिन एल साल्वाडोर जो था वो वेस्टर्न रीजन पे ही ओपन हो रहा था और पैसिफिक से ही उसका बॉर्डर यहां पर टच हो रहा था। अभी यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो बिटकॉइंस हैं, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी, उसको सपोर्ट दिया अपना। आईयूसीएन स्टेटस गोर का पूछा गया, तो क्या है ये जल्दी से बताएं। यस, इट इज वल्नरेबल। देन आपकी जो वेरियस सीरीज है इसको आप एनरोल कर लीजिएगा। समर 50 आपका डिस्काउंट अभी चल रहा है। फिर हमने ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में जाना था। ये काउंटर खालिस्तानी ऑपरेशन था जो कि गोल्डन टेंपल के अंदर कैरी आउट किया गया था। अभी 37th इसकी जो एनिवर्सरी थी, इसको यहाँ पर प्रो खालिस्तानी स्लोगन जो थे गोल्डन टेंपल के अंदर रेज करे गए। देन हमने यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन था वो करेंसी नोट्स को लेकर हुआ। कहां पर ये करेंसी नोट्स उनको प्रिंट किया जाता है, तो यहाँ पे जो रिसेंटली हमारे एक जो आरबीआई गवर्नर है उनके द्वारा जो एक स्टेटमेंट दी गई उसमें कहा गया कि नए करेंसी नोट्स को नहीं प्रिंट करेंगे, कोई ऐसा प्लान नहीं है। ये प्रिंट किए जाते हैं बीआरबीए एमपीएल के द्वारा। वो क्या है, दिस इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अलग अलग लोकेशन पे लोकेट करती है। मैसूर कर्नाटका, सल्बोनी वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये लोकेट करती है। एसएमपीसीएल जो है ये आपका जो कॉइन मिंटिंग होती है और जो आपकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को प्रिंट करने का काम होता है वो एसपीएमसीआईएल के द्वारा किया जाता है। देन हमने एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। ये क्या था, ये आपका मिलीपीट स्पीसीज थी जो कि कहां पाई गई है, जल्दी से बताइए। ये पाई गई है आपकी केरला के अंदर। फिर हमने इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में डिस्कशन किया और मैंने आपको बताया कि इंडिया का यूनिक ये आपका एक टैक्स सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, गाफा के आधार पर ही यहाँ पर जो आपकी वेरियस जो गूगल है, फेसबुक है, ऐसे टेक जायंट्स को यहाँ पर टैक्स किया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो डिस्कशन था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेकर हुआ। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि कौन से मंत्रालय के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लेकर आया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नॉर्थ इंडिया से जल्दी से बताएं कि किस राज्य ने काफी बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया। यहाँ पर साउथ से तो तमिलनाडु केरला है, लेकिन नॉर्थ से पंजाब ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। यूटी के अंदर चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार ने यहाँ पर काफी बेहतरीन जो है परफॉर्म करके दिखाया। करंट अफेयर्स की सीरीज में 9 जून पर हम पहुंच चुके हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं वो जल्दी से देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लू ओरिजिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में डिस्कशन होगा। लैंड फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। शर्लॉक एक पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट जो है वो लेकर आया गया इसके बारे में जानेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देन हम वेंटिलेटर्स को लेते हुए एनजीटी एंड आसियान के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। और फाइनली स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। द हिंदू एनालिसिस आज का ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है। इट इज ऑन द सेकंड चैनल, यू कैन वॉच इट बिकॉज द हिंदू एनालिसिस जो है दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, और वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स के अंदर भी जो आपके हिंदू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कहें कि करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको हेल्प करेगा। सो सेकंड चैनल के ऊपर द हिंदू एनालिसिस अपना देख लिया करिए। समर 50 कोड जो है वो आज के लिए एप्लीकेबल है। रात को 10 बजे इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी सीरीज सब्सक्राइब करनी है तो रात को 10 बजे से पहले कर सकते हैं और 50% डिस्काउंट को यहाँ पर ले सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर जो कि हमारी है टारगेट को लेकर। नाउ सेट अ टारगेट, कितना टारगेट आप यहाँ पे सेट करेंगे। 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं तो आप टॉपर कैटेगरी में आते हैं। 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं आप सीरियस एस्पिरेंट, ये आपका सेफ जोन होता है। बेसिकली जो पहली 2 कैटेगरीज है ये आपका सेफ जोन है क्योंकि कट ऑफ भी 6 और इससे ज्यादा की रखी गई है। उससे नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं एस्पिरेंट या स्टूडेंट कैटेगरी में तो आपको यहाँ पर इंप्रूव अपने आप को करना पड़ेगा और यहाँ पर ऊपर की कैटेगरी जो सीरियस एस्पिरेंट है, देन जो टॉपर कैटेगरी है यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि ब्लू ओरिजिन को लेकर है। ब्लू ओरिजिन रिसेंटली न्यूज में देखा गया ये क्या है। पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन पहले
किसी और चीज की वजह से ये न्यूज जो थी अपीयर हुई थी, अभी किसी दूसरी वजह से हुआ न्यूज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लू ओरिजिन न्यूज में क्यों था। यह आपको बताना है क्या ये कोई कमर्शियल स्पेस वेंचर है, क्या ये मैथमेटिक स्टडी है ओशन की जो हम करते हैं, जेनेसिस ऑफ वाटर ऑन अर्थ को देखने के लिए एक पर्टिकुलर मिशन को लेकर आया गया, या फिर इसका पर्पस कुछ और ही है। 10 सेकेंड्स का जो टाइमर है वो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया आपका, आप इसका आंसर करें और फिर इसके बारे में हम डिस्कशन जो है अपना करने वाले हैं। सोचिए और आंसर करें। चलिए देखिए, ब्लू ओरिजिन जैसे कि स्पेस एक्स एक कंपनी है, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, इलॉन मस्क की। उसी तरीके से जो अमेजोन, जो आपकी अमेजोन है जहां से हम काफी सारे लोग जो है शॉपिंग करते हैं, जो भी हमें रोजमर्रा की चीजें चाहिए होती है वो भी आपको अमेजोन के ऊपर मिलती है। तो जेफ बेजो उसके फाउंडर है, और जेफ बेजो की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस सेक्टर से एसोसिएट करती है। ये जो प्राइवेट कंपनी चाहे स्पेस एक्स हो या फिर ब्लू ओरिजिन हो, ये नासा के भी वेरियस एरियाज के अंदर हेल्प करती रहती है। 20 जुलाई को जेफ बेजो जो है वो स्पेस की तरफ फ्लाई करने वाले हैं। तो ये जो बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, ये अपने भाई के साथ एक फ्लाइट के अंदर बेसिकली स्पेस के अंदर जाने वाले हैं, जो आपकी एरोस्पेस के अंदर यहाँ पर ये इनकी ब्लू ओरिजिन के द्वारा एक जो फ्लाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा। सो दिस वाज द न्यूज। न्यूज देखी जाए तो पर से इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब अगर एक बिलियनियर अगर स्पेस में जा भी रहे तो नोबडी वुड आस्क हिज और हर नेम एटलीस्ट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। पीसीएस के अंदर हो सकता है उनका नाम पूछ लिया जाए, या फिर दूसरे एग्जाम्स में हो सकता है उनका नाम पूछ लिया जाए। तो वहां के हिसाब से मैंने आपको उनका नाम बता दिए। अगर पूछा जाएगा कि ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है तो आप बता दीजिएगा। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो यहां पर ये कमर्शियल स्पेस वेंचर है, ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लू ओरिजिन वाज फाउंडेड बाय जेफ बेजो विद द विजन कि फ्यूचर के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनको यहां पर स्पेस में लेके जाया जा सके। जो स्पेस टूरिज्म है उसमें भी ये काफी ज्यादा रुचि रखता है। ब्लूज एफर्ट्स टू फ्लाई एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस और न्यू शेपर्ड भेजा गया जो है उसके अंदर भी इसे डेवलप किया जा रहा है। तो बेसिकली फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाना होगा, तो भी जो ब्लू ओरिजिन है वो अपने न्यू शेपर्ड को डेवलप कर रहा है। रीयूजेबल जो आपके लिक्विड रॉकेट इंजन होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। रीयूजेबल रॉकेट का फायदा यही होता है कि जो कॉस्ट आपकी ट्रैवलिंग की है वो कम हो जाती है। पिछले वीडियोस के अंदर जब मैंने आपको ये रीयूजेबल रॉकेट के बारे में बताया था, वहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था, इसको एक एरोप्लेन से कंपेयर करके बताया था कि किस तरीके से आपकी कॉस्ट जो है, जो अभी तक काफी ज्यादा होती थी, रीयूजेबल रॉकेट को यूज करने की वजह से वो कॉस्ट अब काफी कम हो जाएगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्लू ओरिजिन से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जानते हैं। इसको लेकर आपको बताना है कि ये बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इसके अंदर एडिशनल 5 kg पल्सेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर लोगों को दी जाएगी। इसके अंदर एनएफएसए के जो बेनिफिशियरीज है उनको ही कंसीडर किया जाएगा, एंड इट इज स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर द अंत्योदय कार्ड होल्डर्स। तो अंत्योदय के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए इसे बनाया गया है। सोचिए, द हिंदू के अंदर न्यूज थी, वहीं से ये बनाया गया है। क्या आंसर हो सकता है इसका, सोच के बताएं। तो यहां पर न्यूज में थी क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन जो है वो दोबारा से कर दिया गया। अगर आपने देखा हो परसों जब पीएम मोदी लाइव आए थे तो वहां पर भी उन्होंने सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात करी थी, और जब सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात हो रही थी वैक्सीन की तो उसके अंदर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी मेंशन किया गया था आर्टिकल के अंदर। उन्होंने यहां पर अनाउंस किया है कि एक्सटेंशन किया जाएगा, जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हम लेकर आए थे 80 करोड़ देश के बेनिफिशियरीज के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, उसको दिवाली नवंबर तक जो है वो एक्सटेंड करने की बात करी थी, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर वन बाय वन देखेंगे। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसके अंदर 5 किलो एक्स्ट्रा दाल दी जाएगी। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि फ्री रिसोर्सेज इसके अंदर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें 5 kg व्हीट या राइस। तो यहां पर एक्स्ट्रा 5 kg व्हीट या राइस देने की बात करिए, पल्सेस देने की बात नहीं करी। तो यहां पे 5 kg व्हीट या राइस एक्स्ट्रा दिया जाएगा, प्लस 1 kg जो भी मर्जी है जिस व्यक्ति की वो पल्सेस भी इसमें ले सकता है। तो 80 करोड़ लोग जो कि एनएफएसए के अंदर कवर किए हुए हैं उनको क्या फायदा होने वाला है, 5 kg एक्स्ट्रा उनको अनाज मिलेगा, चावल मिल सकता है, और 1 kg उनको क्या मिलेगा, दाल अपनी पसंद की मिल सकती है। तो पहली स्टेटमेंट में 5 kg दाल लिखा हुआ था जो कि गलत है, क्योंकि 1 kg दाल यहां पर दी जाएगी, एनएफएसए के बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन यहां पर अलग से कोई ऐसा अंत्योदय कार्ड होल्डर की जो क्राइटेरिया है वो नहीं डाला गया। ईच वन ऑफ देम वाज प्रोवाइडेड डबल ऑफ देयर करंट एंटाइटलमेंट, क्योंकि कोविड के टाइम पर बहुत सारे बीपीएल फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि यहां पर ना उनके पास जॉब्स हैं, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ना पैसा है। इसी वजह से जो ये आपका एक काफी बेहतर इनिशिएटिव जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। अंत्योदय अन्न योजना के जो कार्ड होल्डर्स है वो कोई स्पेसिफिक मेंशन उसका यहां पे नहीं किया गया, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट्स को देखकर कि बताएं हम किस पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हैं। यहां पर 3 कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, उससे पता चलेगा। गुरु शिखर जो है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हाईएस्ट पॉइंट है, हो सकता है देखते हैं ये कहां पर होगा हाईएस्ट।
इट गिव्स राइज टू बानास एंड सखी रिवर। बानास और सखी रिवर यहां से निकलती है। इट्स लिटरल मीनिंग इज लाइन ऑफ पीक्स। इसका लिटरल मतलब जो है वो है लाइन ऑफ पीक्स, पीक्स की एक लंबी रेखा। सोचिए इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया था कि ये जो रेंज है यहां से एनक्रोचमेंट को खत्म किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा एनक्रोचमेंट जो था वो यहां पर किया जा रहा था। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था और द हिंदू के अंदर मेंशन भी किया गया था। लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग ऑफ अरावली रेंज इज लाइन ऑफ पीक्स। तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पर बी आपका आंसर हो जाएगा। इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई भी अभी कम होगी क्योंकि काफी पुराना है। तो यहां पर धीरे धीरे उसका, अगर हम इसे हिमालय से कंपेयर करते हैं तो वहां पर हिमालय की ऊंचाई तो काफी ज्यादा है क्योंकि वो अभी कंपेरेटिवली यंग पीक मानी जाती है, लेकिन ये जो आपकी अरावली है इसे ओल्ड पीक माना जाता है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई जो है पहले के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं एक्सटेंशन इसका कितना है। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट से यहां पे नॉर्थ ईस्ट हुआ, किस डायरेक्शन में जाती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पे दिल्ली में भी है, ठीक है, फिर आपका बीच में राजस्थान से होते हुए ये अहमदाबाद तक जाती है। ठीक है, तो ये पीक दिल्ली से अहमदाबाद नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक ये एक्सटेंड करती है। इसके अंदर गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि कहां पर लोकेट करते हैं? माउंट आबू के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ अरावली रेंज इज क्वाइट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यहां पर आपको मिल जाएंगे काफी सारे। यहां पर आपको पेनिनसुलर रिवर्स जो है लाइक बानास, लूनी, सखी, साबरमती, ये सब भी आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहां पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? हम अरावली के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इसके आसपास एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको खत्म करें। दैट्स व्हाई इट वाज इन द न्यूज। और क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी का बन के आ सकता है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में भी क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जो किसी न किसी रीजन की वजह से करंट अफेयर्स में मेंशन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। शर्लॉक टूल के बारे में पूछा गया। शर्लॉक टूल रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये क्या है? शर्लॉक टूल क्या है? कोई जीन एडिटिंग टूल है, क्रिमिनल डीएनए ट्रैकिंग टूल है, एआई बेस्ड इन्वेस्टिगेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर नन ऑफ द अबव? द हिंदू में मेंशन किया गया था। सोचिए, साइंटिस्ट को लेकर न्यूज थी, बट पहले आप सोचें इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, यहां पर शर्लॉक जो है आपकी क्रिस्पर कैस9, आपने सुना होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में, काफी फेमस है। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी आपकी है उससे रिलेट करता है। ठीक है, शर्लॉक इज बेस्ड ऑन क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। और साइंटिस्ट ने अभी एक एंडेंजर्ड सैल्मन को, यहां पर सैल्मन का फिश जो है उसको सेव किया है इस पर्टिकुलर जीन स्लाइसिंग टूल को यूज करते हुए। क्या है ये? आपका जीन एडिटिंग टूल है, ए आपका आंसर हो जाएगा। और एक सैल्मन, एंडेंजर्ड सैल्मन की जान यहां पर बचाई गई है इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। शर्लॉक स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हाई सेंसिटिविटी एंजाइमेटिक रिपोर्टर अनलॉकिंग। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है किस चीज को? जीनोमिक सीक्वेंस को। तो जीनोमिक सीक्वेंस जब किसी का पता चल जाता है तो ये भी पता चल जाता है कि कहां पर जीन्स में इशू है और उस जीन को एडिट करके फिर चेंज किया जा सकता है। राइट, अभी कुछ टाइम पहले भी हमने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको, क्या मुझे कोई बता सकता है, हमने एक डिस्कशन किया था कि 17 करोड़ का एक जीन एडिटिंग इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सोशल मीडिया वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों की यहाँ पर इस थेरेपी के लिए 17 करोड़ जो था वो रेज करने की कोशिश कर रहे थे। एक ही इंजेक्शन जो था उससे जो फॉल्टी जीन होता है उसको, जो आपका करेक्ट जीन होता है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो काफी फ्यूचर में भी आपको इसकी एप्लीकेशन दिखने वाली है। अभी शर्लॉक जो था इसको न्यूज में लाया गया था क्योंकि सैल्मन जो है, एंडेंजर्ड सैल्मन, उसको यहां पर सेव किया गया इस जीन स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दो स्टेटमेंट्स को देकर आपसे मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट कहती है मार्मरा सी इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय टर्की। तो मार्मरा सी जो है वो टर्की से पूरी तरीके से सराउंडेड है। सेकंड, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स इट टू मेडिटेरेनियन सी। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो किसको? मार्मरा सी को मेडिटेरेनियन स्ट्रेट से कनेक्ट करती है। आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है, सोचिए इसके बारे में। द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था, एक एनर्जी एंड एनवायरमेंट को लेकर टॉपिक था जिसमें टर्की के बारे में जिक्र किया गया था, वेरियस सीज के बारे में डिस्कशन किया गया था और मार्मरा सी के बारे में भी डिस्कशन किया गया था। चलिए एक बार मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं। और यहां पर वैसे मैं आपको बताऊं तो पहली जो स्टेटमेंट है, मार्मरा सी जो है पूरी तरीके से टर्की के द्वारा सराउंडेड है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। टर्की सेज इट विल डिफीट सी स्नॉट आउटब्रेक इन द मार्मरा सी। मार्मरा सी में क्या हुआ? एक सी स्नोट का आउटब्रेक हुआ है। इसमें होता क्या है, काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कलेक्ट हो गए। ठीक है, उसको यहां पर डिफीट किया जाएगा, टर्की ऐसा कह रहा है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो जाती है पूरी तरीके से। अभी मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा कैसे ये सराउंड किया गया है टर्की के द्वारा। नाउ मार्मरा सी इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय टर्की, दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो इसको कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी से, नहीं ब्लैक सी से। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए। अभी देखिए किस तरीके से ये आपका पूरी तरीके से टर्की के द्वारा सराउंडेड है। देखिए दिस इज सी ऑफ मार्मरा, ये आपकी टर्की है, दिस इज टर्की राइट।
ये भी आपका टर्की है, और ये आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो कि इसको ब्लैक सी से कनेक्ट कर रही है, मेडिटेरेनियन से कनेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यूपीएससी के अंदर जो 100 डेज का और 200 डेज का क्रैश कोर्स है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इवन 500 डे का मिशन यूपीएससी 2022 इज ऑल्सो अवेलेबल। तो आप समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, बिकॉज आज रात तक ही ये जो आपका कोड है ये एक्टिव रहने वाला है, उसके बाद इनएक्टिव हो जाएगा 9 बजे के बाद। तो आप इसे 9-10 बजे तक इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आप जो अपना सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स को लेकर, दो स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इन सीपीएपी वेंटिलेटर्स द एयर प्रेशर इन द सिस्टम इज ऑलवेज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीपीएपी वेंटिलेटर जो होते हैं उसमें क्या होता है, एयर प्रेशर जो सिस्टम के अंदर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। इन बाई पीएपी द एयर प्रेशर फ्लक्चुएट्स एज द पर्सन इनहेल्स एंड एक्सेल्स। इसमें क्या होता है, जब भी पर्सन सांस लेता है या छोड़ता है तो क्या होता है, एयर प्रेशर फ्लक्चुएट करता है बाई पीएपी के अंदर। नाउ एसएनटी का आपका क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था। जल्दी से बताएं, मुंबई हाई कोर्ट ने नोट दिया था, मतलब यहां पर ओके किया था कि रिपेयर्ड वेंटिलेटर्स को यूज किया जा सकता है, वहां से इस न्यूज को बनाया गया। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए यहां पर आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। तो न्यूज भी मैंने आपको बता दी द हिंदू में क्या थी। यहां पर देखिए बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर पीएपी जो है आपका है, इसमें क्या होता है, एयर प्रेशर चेंज होता है जैसे ही पर्सन इनहेल करता है, मतलब सांस को लेता है, और एक्सेल करता है जब वो छोड़ता है। ठीक है, व्हाइल इनहेलिंग द एयर प्रेशर, जब एयर प्रेशर को इनहेल किया जाता है, यहां पर क्या होता है, जब इनहेल किया जाता है तो एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम हवा को इनहेल कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम सांस को छोड़ देते हैं, एक्सेल करते हैं, तो ये डिक्रीज हो जाता है, क्या, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर ठीक हो जाती है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सो यहां पर सीपीएपी के बारे में बात करेंगे। सीपीएपी क्या है, कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। यहां पे इस वेंटिलेटर्स के बारे में बात करी है। तो इन वेंटिलेटर्स के अंदर क्या होता है, द एयर प्रेशर इन द सिस्टम ये हमेशा हायर रहती है अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसे कंपेयर करते हैं। जब क्या किया जाता है, जब इनहेल किया जाता है। ठीक है, इनहेलिंग के टाइम पर इट विल ऑलवेज बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एक्सेलिंग के टाइम पर क्या होगा, इट इज लोअर। ठीक है, तो यहां पर इनहेलिंग के टाइम पे हायर, एक्सेलिंग के टाइम पे लोअर। तो ऑलवेज की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्या ऑलवेज हायर रहती है, नहीं, इनहेलिंग के टाइम पे हायर रहती है लेकिन एक्सेलिंग के टाइम पे लोअर रहती है। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए और पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहां पे करेक्ट के बारे में आपसे पूछा है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। पीएनजी को फॉलो किया जाता है एनजीटी के अंदर, पॉसिबल है। मेंबर्स ऑफ एनजीटी जो है वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं एंड द मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 सालों के लिए इनको चुना जाता है। यहां पर बताया गया था कि जो इंडस्ट्रीज है दे कैन नॉट ऑपरेट विदाउट प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस। तो यहां पे द हिंदू के अंदर न्यूज थी कि जब तक इंडस्ट्री को प्रायर क्लियरेंस नहीं मिला है उसके अलावा वो नहीं यहां पर ऑपरेट कर सकती, मतलब प्रायर क्लियरेंस जो है वो इसको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो ये आपकी एनजीटी जो है, ये टाइम एंड अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इसके अंदर फॉलो किया जाता है। एनजीटी एक स्पेशलाइज बॉडी है जिसको कि एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाया गया था ताकि एनवायरमेंटल केसेस के साथ डील किया जा सके। एनजीटी फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी क्या होती है, एनजीटी फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या एनजीटी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर री एलिजिबल, क्या उनको दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो आंसर इज नो, उनको यहां पर अपॉइंटमेंट दोबारा देने के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। इसमें कार्यकाल कितना होता है, द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो प्रिंसिपल बेंच है एनजीटी का वो दिल्ली में होता है, बाकी जो इनके रिमोट बेंचेस हैं वो अलग अलग सिटीज के अंदर अवेलेबल है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यहां पर न्यूज थी कि इंडस्ट्रीज को कहा कि आप क्लियरेंस लेके आए बिफोर यू स्टार्ट ऑपरेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आसियान को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स आपको आसियान को लेकर दिए, वन बाय वन देखेंगे और बताएंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ 10 साउथ एशियन कंट्रीज, 10 साउथ एशियन कंट्री की ग्रुपिंग है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। ऑल द मेंबर्स ऑफ आसियान आर मेंबर ऑफ आरसीईपी एज वेल। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी जो है उसके मेंबर्स भी हैं आसियान कंट्रीज। हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया गया था क्योंकि चाइना, मैंने आपको द हिंदू एनालिसिस में पढ़ाया था, चाइना होस्ट कर रहा है आसियान मिनिस्टर्स को और यहां पर कोड को लेकर भी मैसेज दिया गया है
डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आसियान कंट्रीज कोड को ज्वाइन ना करें। नाउ यहां पर बात करी जाए क्या ये 10 कंट्रीज का ग्रुप है, यस 10 कंट्रीज का तो ग्रुप है, लेकिन 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, ना कि साउथ एशियन कंट्रीज का। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर इज जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और यस ऑल द मेंबर्स ऑफ आसियान आर द मेंबर्स ऑफ आरसीईपी एज वेल। तो जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे वो आरसीईपी के भी मेंबर्स हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहता हूं, क्या आरसीईपी का मेंबर इंडिया भी है? क्योंकि ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी वैसे, इंडिया क्या आरसीईपी का मेंबर है, यस और नो? और अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन याद हो जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताई थी, तो वो भी यहां पर रिकॉल करके जरूर बताइएगा। आरसीईपी बेसिकली एक ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन द 10 मेंबर्स जो कि आसियान के हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। और इसमें कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज शामिल है। इसके अलावा इसके 5 पार्टनर्स भी हैं जिसके अंदर चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 कंट्रीज है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर है। पूछा गया है डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर, पीडीपी बिल को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो इसके अंदर प्रपोज किया गया है, हो सकता है ये जो है बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आधारित है, ये भी हो सकता है। डाटा फ्यूडिशरी जो इसके अंदर है दैट इज वन ऑफ द हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड हियर। तो इसके अंतर्गत डेटा फ्यूडिशरी जो होते हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है। अभी आईटी मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है उसको रिट्रैक्ट किया है ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, रिपोर्ट ने बताया है। आपको यहाँ पे द हिंदू के अंदर जो आर्टिकल दिया गया था वो भी मैंने बताया था, अभी आई थिंक कल हमने इसको डिस्कस किया था। यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सोचिए इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल पे बढ़ जाते हैं इस साल, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्कशन जो है व्हाट्सएप को लेकर, ट्विटर को लेकर आजकल हो रहा है, जिसमें जो नए आईटी रूल्स है वो भी लेकर आए गए हैं जो कि डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं। नाउ अगर बात करी जाए राइट टू बी फॉरगॉटन, क्या इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर रखा गया है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर इसे प्रपोज किया गया। राइट टू बी फॉरगॉटन आप चाहते हैं, इट इज योर राइट कि आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर लिंक आपको लेकर ऑनलाइन दिया गया है तो उसको हटवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने 2-3 दिन पहले इसको लेकर एक जो न्यूज आई थी हिंदू के अंदर उसको भी डिस्कस किया था, जिसमें एक पर्टिकुलर केस को हटाया गया था। उस केस के अंदर किसी व्यक्ति का नाम का जिक्र किया गया था, तो उसे यहाँ पे आई थिंक इंडियन कानून करके जो वेबसाइट है शायद वहां से उसे हटवाया गया था। क्या ये बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आधारित है? तो यस, ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है बीएन श्री कृष्णा कमेटी को जो यहाँ पे रखा गया था और रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई थी उसी के ऊपर आधारित करके ये जो पर्टिकुलर बिल है इसको डिजाइन किया गया। नाउ डेटा फिड्यूशरी क्या होता है? देखिए, डेटा इज कलेक्टेड एंड हैंडल्ड बाय सर्टेन एंटिटीज। कुछ एंटिटीज ऐसी होते हैं जो कि डेटा को कलेक्ट भी करती है, उसको हैंडल भी करती है, उनको डेटा फिड्यूशरी कहा जाता है। तो डेटा फिड्यूशरी इज वन हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड। नहीं, डेटा फिड्यूशरी वो नहीं है जिनके रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जाता है, रादर डेटा फिड्यूशरी वो है जो कि डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, व्हाइल द फिड्यूशरी कंट्रोल्स हाउ एंड व्हाई द डेटा इज प्रोसेस्ड, द प्रोसेसिंग इटसेल्फ मे बी बाय द थर्ड पार्टी जो कि डेटा प्रोसेसर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिड्यूशरी जो है वो कंट्रोल करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, हैंडल करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि पूछ रहा है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? आपके सामने 4 नाम दिए गए यहाँ पर। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नीति आयोग, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन एंड CSE। 4 नाम है, जल्दी से 10 सेकंड्स का टाइम यूज करके बताइए यहाँ पर किसके द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट को लेकर आया जाता है। 5-fold राइज जो है ये देखा गया है फार्मर्स प्रोटेस्ट में इन इंडिया सिंस 2017। ऐसा एक नए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा बताया गया। ये न्यूज जो थी वो दी गई थी CSE इंडिया के अंदर। तो ये जो रिपोर्ट थी उसी के बेसिस पे पूछा गया कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है। तो आंसर तो आपका हो जाएगा CSE, जिसने ये भी कहा है कि 2017 से देखे तो यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर 5 गुना राइज देखने को मिला है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दिल्ली बेस्ड है। CSE रिसर्च करता है लॉबीज फॉर कम्युनिकेट्स द अर्जेंसी ऑफ डेवलपमेंट दैट इज बोथ सस्टेनेबल इक्विटेबल। स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो होती है वो भी इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। करंट अफेयर्स की MCQ की सीरीज में जिसमें हम द हिंदू और PIB को कवर करते हैं, उसमें 10th ऑफ जून के करंट अफेयर्स में हम MCQ के थ्रू कवर करेंगे। आज के जो 10 टॉपिक्स हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के बारे में जानेंगे, GI गुड्स के में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, और इसके बाद ऑपरेशन पेंजिया क्या है इसके बारे में जानेंगे। इंटरनेट टेलीफोनी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। तलवार क्लास सबमरीन्स जो है उसको लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने इकोसोक को डिस्कस किया था अपने द हिंदू एनालिसिस के अंदर, एक क्वेश्चन यहां से बनाया है। सोलर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपका एक रहने वाला है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर हम ONORC क्या है इसके बारे में जानेंगे। चलिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट
पब्लिश्ड बाय, नाउ किसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यूएनसीटी एडीए के द्वारा, या फिर डब्ल्यूटीओ के द्वारा। अभी यहां पर जो है इस रिपोर्ट को लेकर आया गया जिसमें इंडिया को बताया गया कि इंडिया जो है वो ग्रोथ करेगा 8.3% और इससे ज्यादा भी कर सकता है। तो यहां पर आपको बताना था कि कितना यहां पे हम करने वाले हैं, किसके द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई है। और अगर हिंदू एनालिसिस सही तरीके से देख रहे हैं तो कल ही मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे एस्टिमेट्स को चेंज किया है। पहले कहा गया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 5.3-5.4% तक होनी थी, इसे इंक्रीज करके 8.3% जो वो किया गया है। इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स, कोविड और उसकी सेकंड वेव को भी अकाउंट फॉर किया गया था। और इसके साथ साथ ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट है वो काफी अच्छे से पैसे को खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है उसको रिवाइज करके 8.3% किया गया। और ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है किसके द्वारा लाई जाती है? सो आंसर विल बी ए, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे लेकर आया जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्टली मैच्ड। यहां पर दो आपके सामने दिए हैं, पहला है जारदुलू, इसके सामने लिखा है वेस्ट बंगाल, दूसरा है लक्ष्मण भोग जिसके सामने दिया है बिहार। आपको दोनों को मैच करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा पीआईबी से ये क्वेश्चन बनाया गया कि यहां पर ये दोनों न्यूज में क्यों थे। सोचिए और बताइए, टाइम इज स्टार्टेड ऑलरेडी। चलिए देखिए, 16 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इंक्लूडिंग 3 जीआई सर्टिफाइड वेराइटीज जो है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है कहां पर? बहरीन। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो सपोता को महाराष्ट्र से यूके में एक्सपोर्ट किया हो, या फिर शाही लीची को बिहार से, बिहार के मुजफ्फरपुर से हमने एक्सपोर्ट किया यूके के अंदर। अब बहरीन को भी हम 16 किस्में जो हमारी मैंगो की है, आम की है, उसको यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर 3 जीआई टैग वाली भी है। इन अ मेजर बूस्ट टू मैंगो एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल फ्रॉम ईस्टर्न रीजन, 16 वेराइटीज जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करी जाएंगी, जिसमें 3 आपकी जीआई सर्टिफाइड भी। अब जीआई सर्टिफाइड देख लेते हैं, तो आपकी एक है जिसका नाम है किरसापति और दूसरी आपकी है लक्ष्मण भोग। लक्ष्मण भोग, ये दोनों टाइप वेराइटीज जो है मैंगो की, ये कहां से जीआई टैग मिला हुआ है, और ये दोनों वेस्ट बंगाल से। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप है जिसका नाम है जरदालू, ये कहां से है? ये बिहार से है, ये भी मैंगो की एक किस्म है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे जरदालू कहां से? जरदालू इज फ्रॉम बिहार। लक्ष्मण भोग कहां से? लक्ष्मण भोग आपका वेस्ट बंगाल से। इवन आपका जो किरसापति है वो भी कहां से? वेस्ट बंगाल से। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों ही जो है बिल्कुल अपोजिट दिए हुए थे, दोनों ही मैच नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, जीआई टैग को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज अभी यही वेराइटीज को हम क्या कर रहे हैं? ये बहरीन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ऑपरेशन पेंजिया 14 के बारे में है, पूछा गया, इसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये क्या है? क्या ये कोई होस्टेज इवैक्यूएशन प्रोग्राम है? इलीगल मेडिकल ट्रेड को क्रैकडाउन करने के लिए कोई यहां पर मिशन है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कुछ है? या फिर ऑल ऑफ द अबव? सोचिए, टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी जिसके अंदर 1 लाख वेब लिंक्स जो इनको रिमूव किया गया है, और इन वेब लिंक्स को रिमूव करने का जो रीजन था वो यही है कि इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था, इन लिंक्स के थ्रू जो इलीगल मेडिकल ट्रेड है वो चलाया जा रहा था, और उनको यहां पर कर्टेल करने के लिए ये मिशन जो है चलाया गया। आंसर आपका हो जाएगा बी, ओवर 1 लाख वेब लिंक्स रिमूव्ड इन ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन इलीगल मेडिकल ट्रेड के ऊपर से। कोड नेम इसको दिया गया ऑपरेशन पेंजिया। एक्सरसाइज जो है वो इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करके चलाई गई थी, और इसके अंतर्गत जो 1 लाख से भी ज्यादा लिंक्स है उनको यहां पे डीएक्टिवेट किया गया। पहले भी ऑपरेशन पेंजिया चलाया गया था सन 2008 के अंदर, आज से 13 साल पहले, और वहां पर भी 277 लोगों को जो सस्पेक्टेड थे इसके अंदर उनको यहां पर अरेस्ट भी किया था, और जो प्रॉपर्टी बेसिकली जो मेडिसिन यहां पे इलीगली ट्रेड करी जा रही थी उसको सीजर भी किया था। ठीक है, चलिए, तो अभी भी ऑपरेशन 14 जो है, क्योंकि हर साल प्रोबेबली ये चलाया जाता है, दैट्स व्हाई ये नंबर जो है इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले 2008 में चलाया गया था और अब ये 2021 में चलाया गया। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन पेंजिया से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज द टर्म इंटरनेट टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी इज सिनोनिमस विद, क्या ये वीओआईपी के साथ इसको यूज किया जाता है या फिर उसी की तरीके से यूज किया जाता है? वोल्टी, 5G या पीएसटीएन? हिंदू के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ व्हाट्सएप को लेकर, व्हाट्सएप की जो कॉलिंग है उसको लेकर यहाँ पर न्यूज थी, तो आपको बताना है कि जो इंटरनेट टेलीफोनी है, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी है, ये किस किस, इसको और क्या कहा जाता है, इसका सिनोनिम क्या है? तो सिनोनिम जो होता है या सिनोनिमस जो होता है वो उसी चीज का दूसरा नाम होता है। तो क्या इसे वीओआईपी कहते हैं, वोल्टी कहते हैं, 5G कहते हैं, पीएसटीएन कहते हैं? बताइए।
चलिए, तो द हिंदू के अंदर जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ थी उसमें ये ध्यान रखिएगा, एक काई ऑपरेटिंग सिस्टम जो आ रहा है उसमें क्या होगा, जिस भी फोन के अंदर काई ऑपरेटिंग सिस्टम के आई जो है वो डाला जाएगा, वहां पर व्हाट्सएप वीओआईपी दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये फंक्शन जो है ये भी यहां पर रखा जाएगा। द यूजर ऑफ पर्टिकुलर दिस फोन, जो ये पर्टिकुलर फोन के अंदर फीचर रहेगा जिसको कि काय ऑपरेटिंग सिस्टम पावर करेगा, जैसे कि जियो फोन है, नोकिया है, उसके अंदर ये फीचर रखा जाएगा। दे विल बी एबल टू मेक द वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को यूज करते हुए इंटरनेट के ऊपर वो कॉल कर पाएंगे। उनको जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा होता है, पीएसटीएन का जो मेथड होता है। पीएसटीएन क्या है, पीएसटीएन स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या है ये, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जैसे पोर्ट्स भी कहा जाता है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, तो इसका इस्तेमाल इनको नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली जैसे हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, उसके अंदर भी कॉल करने की एक फैसिलिटी रहती है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए यहां पर कॉल किसी भी व्यक्ति को कर पाएंगे। और यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपके पुराने जो फोन होते थे, जैसे कि यहाँ पे नोकिया का जो ओल्ड वर्जन होता था, या फिर जो नए जियो फोन लेकर आ रहे हैं, नोकिया के नए फोन आ रहे हैं, जहां पर भी काई ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है, वहां पर ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो होगा आपसे स्टैटिक टेक्नोलॉजी को लेकर पूछा जा सकता है कि इंटरनेट टेलीफोन या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी को क्या कहा जाता है, तो वीओआईपी कहा जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल फोन सिस्टम है और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसके बीच का डिफरेंस भी दिया है। ब्रीफली दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। जो आपका बेसिकली स्विच नेटवर्क जो होता है, उसके तरीके से जब आप फोन करते हैं, अपनी सर्विस को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप जियो की सर्विस यूज कर रहे हैं तो उससे कॉल करते हैं, एयरटेल की यूज कर रहे हैं तो उससे फोन करते हैं, तो वो आपका फिक्स लैंडलाइन से भी हो सकता है या सेलुलर फोन भी हो सकता है। वॉइस ओवर के ऊपर आप इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके कॉल करते हैं। पीएसटीएन जो है कंसिस्टेंटली रिलायबल माना जाता है, लेकिन वीओआईपी जो है उसके लिए इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या कॉल किया जा सकता है या नहीं। पीएसटीएन की बात करें तो टिपिकली पॉसिबल है अगर यहाँ पे किसी भी जगह से फोन किया गया, कॉलर के बारे में पता लगाना, उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाना, लेकिन वीओआईपी इंटरनेट के ऊपर वो चीजें फेक करी जा सकती है, कुछ यहाँ पर कोडिंग को यूज करते हुए, कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वो चेंज किया जा सकता है। पीएसटीएन की बात करें तो सिक्योर एंड मॉनिटर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इसके अंदर होता है, लेकिन वीओआईपी के अंदर इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क इसके अंदर रहते हैं, हैकिंग करी जा सकती है, ईवस्ट्रॉपिंग इसके अंदर करी जा सकती है। पीएसटीएन के अंदर इमरजेंसी कॉल ऑलवेज अवेलेबल रहती है सर्विस, लेकिन वीओआईपी के अंदर इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो हर वीओआईपी के पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिस इज अ तलवार क्लास फ्रिगेट, ओरिजिनली इसे रशिया में बनाया गया था और फिर इंडिया ने इसे इंपोर्ट किया। द फ्रिगेट यूज ब्रह्मोस मिसाइल को यूज करता है विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फ्रिगेट्स ऑफ इट्स क्लास। ये किस तरीके का वेसल है, इसका नाम आपसे पूछा गया है। क्या ये आईएनएस तरकश की बात करी जा रही है, आईएनएस तबर की बात करी गई है, आईएनएस तलवार की बात करी गई है, या फिर किसी और ही यहाँ पर फ्रिगेट की बात करी जा रही है। रिसेंटली पीआईबी के अंदर एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया कि ये जो पर्टिकुलर फ्रिगेट है इसका इस्तेमाल मेडिकल ऑक्सीजन कंसाइनमेंट को लाने के लिए किया गया है इंडिया के अंदर। और इंडियन नेवल शिप जो आपका है आईएनएस डैश, आईएनएस डैश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नाम अभी आपको नहीं बता रहा हूं, यहां पर थर्ड ट्रिप इसने करी है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के अंदर, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ इसके द्वारा यहां पर मेडिकल सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करी गई है। कुवैत और सऊदी अरेबिया से ये जो सप्लाई और यहाँ कहीं कंसाइनमेंट जो है वो लाए गए हैं। तो कौन सा है ये इंडियन नेवल शिप, कौन सा है ये, यस, सो करेक्ट आंसर इज आईएनएस तरकश जो है इसने अपनी थर्ड ट्रिप के अंदर जो समुद्र सेतु द सेकंड पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसके अंतर्गत कुवैत और सऊदी अरेबिया से जो ऑक्सीजन है वो यहां पर वो लेकर आए। इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ऑक्सीजन सॉलिडारिटी ब्रिज टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड, इंडियन नेवल शिप have been playing crucial role in the transshipment of oxygen and other medical supplies। के लिए हम जो अपनी नेवी है और जो शिप्स है उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि देश के अंदर जो भी मेडिकल सप्लाईज की या ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले जो 100-200 डेज की सीरीज है आप इसमें एनरोल करा लीजिएगा। मिशन यूपीएससी 2022 इज ऑल्सो अवेलेबल, जो कि 500 डेज का कोर्स है। इसमें आपको एनसीईआरटी से लेकर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो कंप्लीट कराई जाती हैं और डेली बेसिस पे आपको जो वीडियो असाइनमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं अलोंग विद द एमसीक्यूज प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपकी जब यूपीएससी एग्जाम से पहले जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल होता है उसमें आप डेली 2 से 3 घंटे देते हैं, उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी के साथ साथ जब आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो जाती है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है 3 स्टेटमेंट देके कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इकोसोक इज वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इकोसोक जो है ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। इट हैज 54 मेंबर्स इन टोटल विद एशिया हैविंग हाईएस्ट सीट्स इन द काउंसिल।
इसमें क्या है 54 मेंबर है, 54 मेंबर्स है, और सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो किसकी है, वो यहाँ पर एशिया की है, ये भी पॉसिबल है। देन मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ 3 ईयर टर्म, जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे 3 साल के लिए किए जाते हैं। सोचिए इकोसोक के बारे में कल भी डिस्कशन हुआ था हमने जब हिंदू एनालिसिस पढ़ा था। इंडिया को इलेक्ट किया गया है बेसिकली 2022 से 24 के सेशन के लिए। 2022 से 24 का जो सेशन होने वाला है बेसिकली इस कार्यकाल के लिए इकोसोक के अंदर इंडिया को अभी चुना गया है, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज थी, हिंदू के अंदर भी मेंशन किया गया था, और ये भी बताया गया था कि जो इकोसोक है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूएन, यूएन का एक मेजर ऑर्गन माना जाता है आउट ऑफ 6 ऑर्गन्स में से। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या इसके अंदर 54 मेंबर्स होते हैं? बिल्कुल ठीक है, अगर यहां तक स्टेटमेंट होती तो ठीक होती, लेकिन इसके अंदर अलग अलग रीजन, एशिया रीजन अलग है, आपका सेंट्रल अमेरिकन रीजन अलग है, ईस्ट यूरोपियन रीजन अलग है, वेस्ट यूरोपियन रीजन अलग है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है, और इसके अंदर सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे एशिया से नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो अफ्रीका को दिए हैं, अफ्रीका को 14 सीट्स दिए, एशिया के पास 11 सीट्स है, ये ध्यान रखिएगा। 11 आपने एशिया को दिए, 6 ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को दिए, 10 लैटिन अमेरिका को दिए, और 13 सीट्स जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को दिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में पढ़ा। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट अगर सेकंड इनकरेक्ट होती आपकी बी और सी डी को आप एलिमिनेट कर जाते और आंसर बाय डिफॉल्ट आपका ए हो जाता, मतलब तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी। इसके बारे में नॉलेज नहीं भी होगी आपको तो भी आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए इसको करेक्ट मार्क कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से सेट किए गए हैं। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे जो कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है वो 3 साल का होता है। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से ये बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा गया, पीआईबी के अंदर ये न्यूज आपकी मेंशन करी गई थी, वहीं से बनाया गया है। तो यहाँ पे सोलर एक्लिप्स को लेकर पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पार्शियल के अंदर क्या होता है, फुल अलाइनमेंट बट स्टिल पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल। तो जो आपका पार्शियल एक्लिप्स होता है उसमें फुल अलाइनमेंट तो होता है लेकिन पार्ट ऑफ द सन स्टिल विजिबल होता है, पॉसिबल है ये। सेकंड, एनुलर के अंदर क्या होता है, व्हेन द सन अपीयर्स एज अ रिंग अराउंड द मून, जिसमें क्या होता है मून जो है उसके चारों तरफ आपको बेसिकली क्या होता है, प्रकाश दिख रहा होता है, ठीक है। सो लाइट जो होती है वो विजिबल होती है, ये भी हो सकता है। टोटल के अंदर क्या होता है, व्हेन द मून कंप्लीटली ब्लॉक्स द सोलर डिस्क, तो यहाँ पे मून क्या करता है, सन को पूरी तरीके से कवर अप कर लेता है और कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं दिखाई देती। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन, क्योंकि अभी क्या हुआ है, सोलर एक्लिप्स 2021 जो है अभी जून 10 की आपकी ये न्यूज है, ऑन जून 10 नासा हैज पब्लिश एन इंटरैक्टिव मैप। तो नासा यहाँ पे एक इंटरैक्टिव मैप को लॉन्च कर रहा है which shows the path of the 2021 solar eclipse across the earth's surface। तो ये पाथ जो होगा सोलर एक्लिप्स का वो दिखाने वाला है। सोलर एक्लिप्स के बारे में यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन को रिवील किया जाएगा, वह इंडिया के अंदर किस तरीके से विजिबल हुआ है, और इंडिया के अंदर वैसे भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ये विजिबल था, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी गई है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए क्या इसके अंदर मून पूरी तरीके से पार्शियल की बात करें, अलाइन करते, देखिए नाम में ही पार्शियल है, मैं आपको तीनों यहाँ पे एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज पार्शियल। यहाँ पे क्या अलाइनमेंट फुल है, नहीं, देखिए अलाइनमेंट फुल नहीं है, यहाँ पर अलाइनमेंट फुल है लेकिन फिर भी रिंग एक दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे सन और जो आपका मून है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी मैटर करता है, और यहाँ पर भी अलाइनमेंट पूरा है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है चारों तरफ वो भी नहीं दिखाई दे रही। इस लाइट को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे पार्शियल की बात करें तो इसमें फुल अलाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द सन विजिबल होता है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है उसका सेकंड पार्ट तो ठीक है लेकिन फर्स्ट पार्ट ठीक नहीं है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड, एनुलर व्हेन द सन अपीयर्स एज अ रिंग अराउंड द मून, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि यस एनुलर में यही रिंग के तौर पे दिखाई देता है, और टोटल के अंदर वो आपको रिंग भी नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं, एड्रियाटिक सी, आपका एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्रियाटिक सी किस किस को बॉर्डर करता है, क्या इटली को बॉर्डर करता है, बोस्निया को करता है, रोमेनिया को करता है, सोच के बताएं। द हिंदू के अंदर बेसिकली एक इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर न्यूज थी जिसमें कहा है जजेस अपहोल्ड कन्विक्शन ऑफ सर्ब मिलिट्री चीफ, और इसको लेकर न्यूज थी, और यहां पर इन कंट्रीज का भी जिक्र किया गया था, क्योंकि देखिए किसी दूसरी कंट्री में अगर क्या हो रहा है, वहां के जजेस क्या कह रहे हैं, वो चीजें हमारे एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस कि उसमें इंडिया इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोच के बताएं क्या होगा, टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया, सोचिए बताइए क्या होगा। तो यूएन के जजेस, मैं आपको न्यूज बता देता हूं, आप सोचिए इतना, यूएन के जजेस जो है उन्होंने रैटको म्लाडिक
की जो अपील है अगेंस्ट द कन्विक्शन, उसको यहाँ पर रूलिंग देनी है, नोन एज द बुचर ऑफ बोस्निया। उन्हें बोस्निया का बुचर भी कहा जाता है और कहा गया था कि जो मैसेकर है 1995 का, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर 1995 में जो आपका स्रेब्रेनिका मैसेकर था उसके लिए उसको जाना जाता है, और 2017 में उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दी गई थी। अभी उसकी जो अपील है उसके ऊपर सुनवाई एक करनी है, इसी वजह से ये न्यूज थी। अब हम बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं एड्रियाटिक सी किस किस कंट्री को बॉर्डर करता है, क्या इटली को करता है, बोस्निया को करता है, रोमेनिया को करता है। मैप के ऊपर देख लेते हैं। चलिए, सो दिस इज द मैप। यहाँ पर देखिए तो ये बोस्निया आपका है, और यहाँ पर आपका इटली भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और बाकी सारी कंट्रीज, सर्बिया पीछे है, अल्बेनिया यहाँ पे टच हो रहा है, और मोंटीनीग्रो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है यहाँ पर? रोमेनिया अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? इटली और बोस्निया आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन रोमेनिया आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर विल बी सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट। 3 स्टेटमेंट देके पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। असम, मेघालय, नागालैंड आर सम ऑफ द स्टेट्स हैविंग स्पेशल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन इट। तो इन तीनों राज्यों के अंदर स्पेशल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हो सकता है। टू अप्लाई एनी सेंट्रल और स्टेट लॉ द प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट इन ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है कोई भी, यहाँ पर अगर हमें अपना सेंट्रल का लॉ लगाना है तो। ऑटोनोमस रीजन्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट मींस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्राइब्स रिसाइडिंग देयर। तो ऑटोनोमस रीजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या है, इसमें इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है कि मल्टीप्लिसिटी, काफी सारी ट्राइब्स, मल्टीपल ट्राइब्स जो है वो यहाँ पर रह रही है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं इसको लेकर। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया था जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बनाया। चलिए मैं आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। आप सोचिए यहाँ पर बेसिकली क्या था, एक डिमांड करी गई थी रेंगमा नागास के द्वारा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो उनके एरिया के अंदर प्रोवाइड करी जा सके। तो वो पूरा न्यूज में था, और इन्होंने यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह, उनको यहाँ पर कहा था, ये रिक्वेस्ट करी थी कि ये काउंसिल उनके वहां पर भी क्रिएट करनी चाहिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जहां पे जो आपका 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल के अंदर जो आपके राज्य आते हैं, जो AMTM आपके राज्य आते हैं, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे? स्पेशल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे। और यहां पर सेंटर का जो लॉ होता है, स्टेट का लॉ जो होता है, इसके अंदर वो अप्लाई करने से पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में भी उनकी यहां पर परमिशन की जरूरत होती है। तो यहां पे अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो असम, मेघालय, नागालैंड नहीं था, नागालैंड यहाँ पे तो अभी कुछ जगहों पे तो डिमांड करी जा रही है। AMTM ध्यान रखिएगा, जो राज्य 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि टू अप्लाई एनी सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, प्रायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट इन ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट। नहीं, सभी के अंदर नहीं, प्रेसिडेंट की कुछ जगह पर गवर्नर की, डिपेंड्स की कहां पर प्रेसिडेंट का जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दिए और कहां पर पावर जो है वो गवर्नर को दिए, उसके हिसाब से यहाँ पर लॉ को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम सेंट्रल लॉ को अप्लाई करने की बात करें या फिर स्टेट लॉ को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ऑटोनोमस रीजन विद इन द डिस्ट्रिक्ट मींस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्राइब्स। तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो रेंगमा नागाज है उन्होंने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डिमांड किया है, इसी वजह से एक न्यूज थी और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर है। पूछा गया वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर बताइए 3 स्टेटमेंट में से इसको कंसीडर करके कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आधार सीडिंग विद राशन कार्ड इज मैंडेटरी अंडर दिस, हो सकता है, तो आधार सीडिंग इसके अंदर कंपलसरी करिए। सेकंड, द FPS फेयर प्राइस शॉप अंडर द वुड यूज EPOS मशीन्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे EPOS मशीन्स जो होंगी, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, उनको यहाँ पर यूज किया जाएगा फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर, हो सकता है। फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू EPOS विल बी ट्रैक्ड बाय IMPDS पोर्टल। तो यहाँ पे जो भी फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा EPOS के थ्रू, उसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए IMPDS पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए द हिंदू के अंदर वंस अगेन आर्टिकल था 10 लाख माइग्रेंट्स इन दिल्ली विल बेनिफिट इफ ONORC इज इंप्लीमेंटेड एज अ फूड सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो 10 लाख माइग्रेंट्स जो दिल्ली के अंदर ही हैं उनको यहाँ पे फायदा होगा। पूरे देश की बात करें तो नंबर बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए आते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर, डिस्कशन करते हैं। तो आधार सीडिंग विद राशन कार्ड जो है उसे मैंडेटरी बना दिया गया है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ FPS जो कि इसके अंदर होगा, फेयर प्राइस शॉप्स होंगी, वो EPOS मशीन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो है उसको यूज करेंगी यहाँ पर फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू EPOS विल बी ट्रैक्ड बाय अन्न वितरण पोर्टल। ठीक है, अन्न वितरण पोर्टल, तो इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया ताकि ट्रैक जो है वो भी किया जा सके इसको।
इसके अंदर जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उसको ट्रैकिंग का भी मैकेनिज्म बनाया गया है, बट इट इज नॉट डन बाय आईएमपीडीएस, इट इज डन बाय अन्न वितरण पोर्टल। आईएमपीडीएस पोर्टल जो है आपका दैट वुड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए, ट्रैकिंग के लिए नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, पहली जो दो स्टेटमेंट्स है वो आपकी ठीक है, और देयरफॉर आंसर विल बी सी। चलिए, करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 11th ऑफ जून पे हम पहुंच चुके हैं, और यहां पर आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज कोरपेट के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, हम एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर करने वाले हैं। देन नाइपिट के बारे में जानेंगे, नेस्कार क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे, एलएमओ एंड कोकरेली सैमन्स की जो रैंकिंग आई है उसके बारे में भी डिस्कशन हमारा होने वाला है। गैनीमेड क्या है इसको जानेंगे, कीलिंग कर्व क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे। सीडीएन काफी इंपॉर्टेंट एरिया है एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, इसको डिस्कस करते हुए आपका एनवायरमेंट और ज्योग्राफिक सेक्टर से दिहिंग पटकाई के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोरपेट। कोरपेट एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच में है? क्या ये इंडिया थाईलैंड के बीच में है, सिंगापुर के साथ इंडिया करता है, श्रीलंका के साथ करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? मैंने यहाँ पर टाइमर जो आपका है वो स्टार्ट कर दिया है, सोच समझ के आंसर करिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज में था, द हिंदू के अंदर आर्टिकल था, नेवीज ऑफ इंडिया थाईलैंड ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं 3 दिन की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अंडमान सी के अंदर। और यहाँ पे नेवीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड जो है, कोरपेट जो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसकी फुल फॉर्म है कोरपैट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, तो कोरपेट का जो मतलब है वो भी बता दिया, इट्स अ शॉर्ट वर्जन ऑफ द एक्सपेंडेड टर्म जिसको कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहा जाता है, जो कि अंडमान सी के अंदर करी जानी है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंडियन नेवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सरयू एंड थाई शिप क्राबी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो हमारे भी जो नेवल शिप्स हैं और उनके भी जो नेवल शिप्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। 31st एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो अभी शुरू हो रहा है 3 दिनों के लिए। द टू नेवीज हैव बीन बायएनुअली अंडरटेकिंग कोरपेट अलोंग विद देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर करी जाती है, और 2005 से हम इसको करते आ रहे हैं, और जो हमारा सागर मिशन है उसको भी स्ट्रेंथन करने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है अपना निभाएगी। तो आंसर क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपका एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉल ऑफ मालदीव्स लाई साउथ ऑफ इक्वेटर। तो यहाँ पे मालदीव्स के पास काफी छोटे छोटे आइलैंड्स है, उसमें से इक्वेटर के साउथ में कौन सा है? यहाँ पे 3 नाम दिए, माले दिया है, अडू दिया है, अरी दिया है। आपको बताना है, द हिंदू के अंदर न्यूज थी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो मालदीव्स हैं उनके अर्स्टवाइल फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो यूएन के अंदर सिलेक्ट हुए, और इंडिया ने उनके सिलेक्शन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर निभाया। लेकिन उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी गई थी कि इंडियन कॉन्सुलेट जो एडू एटोल है यहाँ पर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया। ठीक है, यहाँ पर मैप की बात करें तो मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूं। सो दिस इज द इक्वेटर विच इज पासिंग थ्रू, और ऊपर अगर आप देखेंगे आपको अरी एटोल भी मिल जाएगा, माले भी मिल जाएगा, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एडू मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप बाइफर्केट जो है तीनों को कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एटोल्स हैं वो ऊपर वाली डायरेक्शन में है, लेकिन एक ही आपका छोटा सा आइलैंड जो है वो साउथ ऑफ इक्वेटर फॉल करता है। यहां पर अगर हम क्वेश्चन के ऊपर वापस से यही पूछा था साउथ ऑफ इक्वेटर कौन सा है, तो सिर्फ एडू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एडू एटोल में इंडिया का कॉन्सुलेट बनेगा या नहीं बनेगा, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी जो है वो यहां पर नहीं दी गई है। द हिंदू से ये क्वेश्चन बनाया गया था। चलते हैं यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नाइपीड को लेकर है। नाइपीड को लेकर पूछा गया, बताइए कौन सी दोनों में से स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, और ये क्वेश्चन आपका पीआईबी से बनाया गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ये दिव्यांग जन को, जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है किसी भी तरीके की, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए लेकर आया गया है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। मैं आपका टाइम जो है स्टार्ट कर देता हूं। रिसेंटली जो श्री थवरचंद गहलोत हैं उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया डॉक्टर BR अंबेडकर भवन, एक हॉस्टल बिल्डिंग है। किसके लिए? नाइपीड के लिए, NIA PID के लिए, सिकंदराबाद के अंदर। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर कोक्लियर इम्प्लांट्स फॉर हियरिंग इंपेयर्ड, जिन लोगों को सुनने में परेशानी होती है तो उनके लिए जो इम्प्लांट्स की सुविधा है वो यहां पर लाई गई है, और इसे 6 लाख पर यूनिट टू 7 लाख पर यूनिट के अंदर इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब इसके अंदर जो एलोकेशन होगा पर यूनिट के ऊपर वो ज्यादा किया जाएगा, और बेहतर तरीके के जो इक्विपमेंट्स है वो अब यहाँ पर इम्प्लांट्स एक्वायर किए जा सकते हैं। आपका जो नाइपीड है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
मेंटली हैंडीकैप के तौर पे जाना चाहता था, लेकिन मेंटली हैंडीकैप एक अच्छी टर्म नहीं समझी जाती, इसी वजह से नाम यहां पर चेंज किया गया था। इसे 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था सिकंदराबाद के अंदर। एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। तो ये जो नई पीढ़ है, जिसको पहले NIMH के नाम से जाना जाता था, इट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, नॉट द फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो शब्द है वो इंटेलेक्चुअल यूज किया जाता है, ना कि फिजिकल, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट पहली जो स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट बताना था, और इनकरेक्ट तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है, सो योर आंसर विल बी बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहे हैं निसाक के बारे में। नाउ निसाक को रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, क्या ये कोई स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये कोई नई ओरल ड्रग है जिसे नेस्ले के द्वारा बनाया गया है, एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई और ही चीज है। ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो PIB से बनाया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां पर एक स्टेटमेंट दी थी, उसको लेकर ये क्वेश्चन जो है बनाया गया। उन्होंने कहा था इसरो विल असिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट थ्रू स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सहायता दी जाएगी। तो यहां पे देख लेते हैं, इसरो जो है ऑलरेडी यहां पर 67, ISRO is already monitoring and geotagged 67 projects at 221 sites in North East। तो ऑलरेडी यहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनको हेल्प भी प्रोवाइड करी जा चुकी है और उन्हें जियो टैग भी किया जा चुका है। तो वैसे तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है उसको लेकर निसाक न्यूज में था, क्योंकि यहां पे सहायता जो है इन पर्टिकुलर एरियाज को डेवलप करने में करी जाएगी। तो निसाक की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है एट शिलोंग एंड प्रोवाइड करती है डेडिकेटेड सर्विसेज खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, जो कि इंडिया के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर 8 स्टेट्स को कवर किया जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, 7 सिस्टर्स प्लस आपका सिक्किम हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम इसके अंदर शामिल होते हैं। सेंटर वाज सेटअप विद अ विजन टू प्ले अ कैटालिटिक रोल इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को पूरे तरीके से डेवलप किया जा सके, और वहां पर स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का भी अगर इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, हेल्थ केयर को डेवलप करने में, एजुकेशन को डेवलप करने में, इमरजेंसी कम्युनिकेशन को डेवलप करने में, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट को प्रोवाइड करने में, तो वहां पर स्पेस एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। चलिए तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा निसाक की फुल फॉर्म भी आपको बता दी, नाम में ही था नॉर्थ ईस्टर्न, और SEC क्या था, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था। दिहिंग पटकई सीन इन द न्यूज इज द 7th नेशनल पार्क ऑफ, किसका ये 7वां नेशनल पार्क है। ये हमने हिंदू एनालिसिस के अंदर भी जिक्र किया था और मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से न्यूज के बारे में बताया था। क्या ये असम में आया है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी और ही राज्य के अंदर आया है। टाइम मैंने आपका स्टार्ट कर दिया, द हिंदू से ये न्यूज बनाई गई है, सोच समझ के आंसर करिएगा कहां पर ये आया है, कहां पर लाया गया। देखिए वहीं पे आया है जहां पर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही 6th नेशनल पार्क जो था वो भी यहां डिक्लेयर किया था, और 7th भी दोबारा से बना दिया है, एंड 7th इज दिहिंग पटकई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आया है आपका असम के अंदर। 6th नेशनल पार्क भी मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए उस 6th का नाम क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो दिहिंग पटकई द 7th नेशनल पार्क है असम का, और असम नाउ जो है वो तीसरा सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं तीसरा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क को रखने वाला राज्य जो है बन गया, क्योंकि पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जो आपको नेशनल पार्क मिलेंगे वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे, टोटल 12। सेकंड आपके यूटी है, अंडमान निकोबार आपका आ जाता है, यहां पर भी आपको 9 का नंबर मिल जाएगा, और तीसरे नंबर पे आपका आता है असम, और असम के अंदर जो नंबर है वो आपका 7 हो जाता है। पहले से ही यहां पर 5 शामिल थे। 5 कौन कौन से थे, काजीरंगा था यहां पर, आप भी नाम बता सकते हैं, मुझसे पहले लिखने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। काजीरंगा के अलावा मानस भी यहां पर था, मानस के साथ साथ नमेरी और रांग, और साथ ही साथ डिब्रू साइकोवा भी यहां पर था, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो 6th था जिसका नाम मैंने आपसे पूछा वो क्या था, रायमोना, ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क भी यहां पर आया था, और अभी 7 जो है वो भी यहां पर आ चुका है, ठीक है। चलिए यहां पर 5 ओल्डर्स के नाम मैंने आपको बता दिए। काजीरंगा मानस जो है उनकी खास तौर पे यहां पर एक भूमिका है, क्योंकि उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है वो भी दिया जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। वैसे मैप के ऊपर भी आप यहां पर वेरियस नेशनल पार्क जो वो देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहां पर ओरांग भी दिख रहा है। यहां पे अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे,
यहाँ पे डिब्रू सैकोवा भी आपको दिख रहा है, काजीरंगा इज ऑल्सो अवेलेबल हेयर, मानस इज हेयर, तो ये सारे आप लोकेट कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैप बेस्ड क्वेश्चन से। 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है इसको exam.netmock.com पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अगर 2 घंटे डेली आप दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, देखिए यूपीएससी के अंदर सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, तो वो तो आप करिएगा ही करिएगा जो आप आपकी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप 2 घंटे इन क्रैश कोर्सेज को दे सकते हैं, यू विल सी एन चेंज इन योर प्रिपरेशन। जो आपकी एक्चुअल में प्रिपरेशन चल रही है उसके अंदर एक रिमार्केबल चेंज जो है वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज 2 घंटे के अंदर जो वीडियो आपको लेक्चर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए जाते हैं, उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर हो जाती है। सो आपकी जो सेल्फ स्टडी चल रही है उसे करते रहिए, लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप इन लेक्चर्स को भी कवर करते रहते हैं तो जो आपका यूपीएससी का ड्रीम है उसको आप इजिली अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो सारी मेहनत है वो आपको इन कोर्सेज के अंदर देनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब नहीं करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन जो वहां पर दिए, जो आंसर राइटिंग दिए उसको भी करना है। एट द सेम टाइम आपको जो डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स के तौर पे जो वीडियोस देखने हैं वो वीडियोस भी जरूर देखने पड़ेंगे। चलिए, तो इसी तरीके का 500 डेज का कोर्स है जिसको आप एनरोल करा सकते हैं मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछा कि बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी इसमें से कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के अंदर हाई टेम्परेचर इसकी जरूरत पड़ती है ताकि इसको स्टोर किया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कहती है डीसीजीआई को लेकर। नाउ यहां पे कहता है कि इट्स अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ऑक्सीजन की बात करी जा रही है, एंड इट्स प्राइस इज फिक्स्ड बाय डीसीजीआई, और उसका प्राइस डीसीजीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 ध्यान से रीड करें और उसके बाद आंसर को करें। यू हैव 6 मोर सेकेंड्स टू गो। चलिए, रिसेंटली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अराउंड 28,000 जो आपका मेट्रिक टन है एलएमओ, दैट इज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, यहां पर नेशन को प्रोवाइड किया है। 397 ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो थी उन्होंने यहां पे ऑक्सीजन की डिलीवरी करना शुरू किया, और यहां पे इंडियन रेलवेज ने काफी इंपॉर्टेंट रोल जो था, काफी सिग्निफिकेंट रोल जो था वो यहां पर निभाया है। ठीक है, पीआईबी के अंदर ये न्यूज दे रखी थी, वहां से बनाया गया लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अगर आपको याद हो पिछले दिनों में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि इसको सप्लाई करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक्स, स्पेशल टाइप के क्रायोजेनिक टैंक्स जो होते हैं ये चाहिए होते हैं, क्योंकि इसको काफी कम तापमान के ऊपर लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, काफी सारे नेवी के शिप्स भी आ रहे थे, आपने देखा होगा काफी बड़े बड़े इस तरीके के टैंक्स आपको दिख रहे होंगे, कुछ इस तरीके के, देखिए ट्रेन पे रखा हुआ है, इस तरीके के टैंक्स नेवी के द्वारा भी अपने शिप्स के ऊपर लेकर आए जा रहे थे। क्रायोजेनिक टैंक्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, इसको काफी कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर इस लेकर आया जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं क्या ये एसेंशियल मेडिसिन के अंदर इसको रखा हुआ है, तो यस, ये जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर इसे रखा गया, लेकिन ये तो पहला पार्ट था दूसरी स्टेटमेंट का। सेकंड पार्ट को देखिए, प्राइस इसका डीसीजीआई के द्वारा फिक्स किया जाता नहीं। देखिए प्राइस जो है इसका डीसीजीआई के द्वारा नहीं, प्राइस इसका एनपीपी है, क्योंकि एनपीपी ही वो अथॉरिटी है, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो मेडिसिन के प्राइसेस होते हैं उसको डिटरमिन करती है, ना कि डीसीजीआई। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट और आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्विकरैली सीमेंट्स ने अपनी एक रेटिंग दी है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट क्यूएस रैंकिंग। तो क्विकरैली सीमेंट्स की जो रैंकिंग है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट पूछी है और पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। इट एनालिसिस वेरियस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उसको ये एनालाइज करता है। व्हेन रैंकिंग द कॉलेज इट टेक्स एम्प्लॉयर रेपुटेशन इनटू अकाउंट, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर रेपुटेशन होती है वो भी एक फैक्टर के तौर पर लिया जाता है। आई हैव स्टार्टेड द टाइमर स्टार्ट कर दिया गया, 10 सेकंड आपके पास है। यहां पर अभी रिसेंटली ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसको लेकर आया गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इसके अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी ने यहां पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं कि इसमें रैंकिंग को यहां पर पाया है। टॉप 200 में भी आई है और 1000 की जो रैंकिंग होती है उसके अंदर भी आई है। इसके अंदर चलिए देखिए यहां पर 1 बाय 1 देखते हैं। मैंने आपको हिंदू एनालिसिस, जो हमने लास्ट हिंदू एनालिसिस किया था, वहां पर पूरी रैंकिंग्स के बारे में बताया था। जैसे आईआईटी मुंबई जो है उसने इंडिया के अंदर टॉप किया है और रैंक कितना था, 177 रैंक था। ठीक है, इस तरीके से आईआईसी बेंगलोर हो, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, ये सभी यूनिवर्सिटीज जो थी इसमें शामिल थी। इवन फर्स्ट टाइम जेएनयू जो है वो उसने भी इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर एंटर किया है। आईआईसी बेंगलुरु का रैंक वैसे तो उतना ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि आईआईटी मुंबई से बेहतर नहीं है, लेकिन आईआईसी बेंगलुरु ने रैंक फर्स्ट हासिल किया है एज फार एज द रिसर्च इज कंसर्न। रिसर्च के अंदर इसका रैंक फर्स्ट आया।
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्विक सीमेंट्स के बारे में। मैंने कल पूरा इसको एनालाइज करके आपको टॉपिक बताया था, जिसमें कुछ आईआईटी के डायरेक्टर्स ने ये भी कहा था कि ये जो रैंकिंग है काफी मैनिपुलेटेड रहती है, कुछ ऐसी चीजें जो थी इसके अंदर बताई गई थी। क्विक सीमेंट्स इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स इनटू ग्लोबल हायर एजुकेशन सेक्टर। तो अपना भी इसका एक आप कह सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी है। क्यूएस यूजेस 4 की मैट्रिक्स ये यहां पर लेकर आती है, जिसमें एकेडमिक रेपुटेशन को देखा जाता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन को देखा जाता है, साइटेशन पर पेपर देखा जाता है, और एच इंडेक्स जो है उसके द्वारा यहां पर रैंकिंग को निकाला जाता है। तो यहां पर यस इट एनालाइज वेरियस ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स फॉर हायर एजुकेशन, और इसके अंदर एम्प्लॉयर की रेपुटेशन को भी एक फैक्टर के तौर पर दिया जाता है। तो यस दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप मुझे जल्दी से बताइएगा यहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसके अंदर इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, या फिर कहीं कितने हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टॉप रैंकिंग के अंदर आए हैं। पिछली बार की कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी इस बार एंटर करी गई है, नंबर जो है एक से हमारा इंप्रूव हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन टोटल नंबर आप मुझे बताइएगा, अगर आपको पता है, नहीं तो गूगल करके जरूर सर्च करिएगा इसको और फिर टाइप करके दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि मिशन जूनो के बारे में है। पूछा गया मिशन जूनो को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स ए नासा मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर। यस, ये क्या नासा का मिशन है जो कि जुपिटर को एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबल है। इट इज द फर्स्ट जुपिटर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ नासा, ये भी हो सकता है। गैनीमेड इज वन ऑफ द मून्स ऑफ जुपिटर, तो यहाँ पे एक जुपिटर के मून का भी नाम दिया, हो सकता है इसका मून हो सकता है ना हो, सोचिए इसके बारे में, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। स्पेसक्राफ्ट जो है अभी एक यहाँ पे बज कर रहा था, उसके बारे में न्यूज थी, डिस्कस करेंगे वो किसके ऊपर भेजा गया है। ये जो आपकी न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस से ली गई थी, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। अब यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि जुपिटर और इसके जो मून है वो काफी न्यूज में है आजकल, क्योंकि यहां पर मिशन जो है इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो नासा का जो मिशन है टू एक्सप्लोर जुपिटर, ये जूनो मिशन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करी जाए, सेकंड स्टेटमेंट बात करती है इट इज द फर्स्ट जुपिटर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ नासा। तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नासा ने पहले जुपिटर को स्टडी करने के लिए कोई मिशन ना भेजा हो। तो यस, यहां पे ऐसा नहीं है। 1995 में ही इट इज द सेकंड जुपिटर एक्सप्लोरेशन मिशन एक्चुअली ऑफ नासा आफ्टर द गैलीलियो मिशन, जो कि 1995 में भेजा गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहले तो सेकंड जिसमें वो एलिमिनेट कर दीजिए, और अगर आप सेकंड जिसमें है वो एलिमिनेट कर देते हैं तो सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी काफी क्रूशियल स्टेटमेंट है। अगर आपको ना ही पहली स्टेटमेंट के बारे में पता था, ना ही तीसरी स्टेटमेंट के बारे में पता था, तो भी आप इसका आंसर सही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते और देखते कि ये तो गलत है, क्योंकि गैलीलियो मिशन इससे पहले भेजा जा चुका है 1995 के अंदर। उसके बाद आप एलिमिनेशन करना शुरू करते, ए, बी और डी तीनों को ही एलिमिनेट कर देते, बचा हुआ आंसर सी हो जाता। मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाती है आपकी। गैनीमेड इज वन ऑफ द मून्स जुपिटर। तो यस, मून्स जो जुपिटर है इसके पास कैलिस्टो भी है, गैनीमेड भी है, ये इसके जो है मून्स है, और इनको जो है टाइम टू टाइम स्टडी जो है वो भी किया जाता है। तो यहाँ पे जूनो जो है उसको भी भेजा जा रहा है गैनीमेड को स्टडी करने के लिए। आईसी है, ये आईसी आपका मून है, इसको स्टडी यहां पर किया जाएगा। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कीलिंग कर्व के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व को लेकर पूछे, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ ग्राफ ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या, ये बेसिकली एक ग्राफ है, उसको बताता है। ठीक है, तो CO2 या कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितनी एक्यूमुलेट हो रही है उसको ग्राफ के ऊपर दिखाता है। इट इज टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेटरी ऑफ NOAA इन अंटार्कटिक। सोचिए, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको करेक्ट बताना है क्या ये NOAA जो अंटार्कटिक में है उसकी ऑब्जर्वेटरी से जो है वो लिया गया है, और क्या ये CO2 के डेटा को दिखाता है। सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो द हिंदू के अंदर न्यूज थी जिसमें बताया गया था कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एट हाईएस्ट लेवल सिंस मेजरमेंट बिगिन। तो जब से मेजरमेंट को शुरू किया गया, आज के दिन में जो मेजरमेंट करी गई है, सबसे ज्यादा CO2 पाई गई। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं ये चिंता का विषय, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब एक हाईएस्ट लेवल पे यहां पर पहुंच चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एट हाईएस्ट लेवल सिंस द मेजरमेंट बिगिन। कीलिंग कर्व एक ग्राफ होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन को, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितनी एक्यूमुलेशन है, बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट जो कि लिए जाते हैं आपके मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी से ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई, जो कि 1958 में यहां पर शुरू किया गया था। वहां से ये जो डेटा है वो एक्यूमुलेट किया जाता है। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है कि क्या इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के एक्यूमुलेट डेटा को लिया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या ये NOAA अंटार्कटिक की ऑब्जर्वेटरी से लिया जाता है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डेटा लिया गया वो मोना लाओ ऑब्जर्वेटरी, जो कि हवाई आइलैंड के अंदर 1958 से जो डेटा लिया जा रहा है वहां से इसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो आंसर तो आपका ए हो जाएगा।
कुछ और चीजें इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये जो नाम दिया गया ना कीलिंग कर्व, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था चार्ल्स डेविड कीलिंग, उनके नाम पर ये नाम रखा गया कीलिंग कर्व, जिन्होंने ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो था ये स्टार्ट किया था और 2005 में उनकी डेथ हुई। कीलिंग्स मेजरमेंट शोड दैट फर्स्ट सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो थे वो एटमॉस्फेयर के अंदर मिले। ठीक है, तो इस कर्व का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टाइम कब किया गया था, और अभी हाईएस्ट लेवल जो है जिसकी वजह से न्यूज थी वो भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीडीएन के बारे में है। सीडीएन सीन इन द न्यूज डील्स विद, सीडीएन किसके साथ डील करता है? क्या ये कंटेंट डिलीवरी ऑन वेब से डील करता है, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्लांट ऑफ ऑक्सीजन से डील करता है, कार्बन डिसोल्यूशन से डील करता है, या फिर नन ऑफ द अबव? आई एम स्टार्टिंग द टाइमर, आपके पास 8 सेकंड्स है, आंसर करने की कोशिश करें। हिंदू एनालिसिस में मैंने सीडीएन नेटवर्क या सीडीएन जो है कैसे काम करता है ये पूरा बताया था, सोच समझ के आंसर करिएगा। व्हाट इज सीडीएन? सीडीएन न्यूज में था काफी, अभी बीच में देखा गया था अमेज़न और इसके जैसे ही काफी फेमस वेबसाइट जो है वो यहां पर डाउन हो गई थी क्योंकि सीडीएन नेटवर्क के अंदर एक फॉल्ट आ गया था। तो यहाँ पे सीडीएन को लेकर एक आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन में दिया गया था हिंदू के अंदर, और वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से सीडीएन काम करता है। सीडीएन जो है आपका कंटेंट डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जैसे अगर आप netmog.com को एक्सेस करते हैं तो netmog.com से डेटा आप तक कैसे पहुंचता है वो सीडीएन के थ्रू पहुंचाया जाता है। और इसके साथ साथ सीडीएन के साथ साथ ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि जो व्यक्ति जितनी दूर से डेटा को एक्सेस कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में बैठ के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो netmog.com का जो सर्वर है वो इंडिया के अंदर है तो आप उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर कोई व्यक्ति यूएस में बैठ के एक्सेस कर रहा है तो वहां पर साइट को ओपन होने में टाइम लगता है। लेकिन सीडीएन जो है इस इनकंसिस्टेंसी को खत्म करता है क्योंकि ये जो सर्वर्स की कॉपी होती है अलग अलग जगह पे क्रिएट कर देता है। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको कल द हिंदू एनालिसिस में समझाया था, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सीडीएन के बारे में भी अच्छे से पता चल जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पीपल कनेक्ट टू वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वहां पर स्पीड के अंदर वेरिएशन आ जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन में काफी दूरी होने की वजह से। लेकिन सीडीएन इस इनकंसिस्टेंसी को, इस इनइक्वालिटी को दूर करता है। लेकिन अभी ये भी देखा गया था कि सीडीएन के अंदर जब प्रॉब्लम आई तो काफी सारी वेबसाइट जो थी वो डाउन हो गई थी। तो कंटेंट डिलीवरी ऑन वेब मतलब ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए जो मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंदू एनालिसिस में दे चुका हूं। दीज आर द ग्रुप्स टेलीग्राम के ऊपर जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर अपने मेंस के आंसर सबमिट करके टीयर रिव्यू भी करा सकते हैं। नाउ दीज आर द वेरियस सीरीज जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदू एनालिसिस के लिए आप नेटमॉक यूपीएससी को सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, तो मार्क्स अपने जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी और कोई भी डाउट होता है यू नो वेयर टू अप्रोच मी। Thank you once again for watching. Please do like and share the video. Goodbye. Take care. Have a nice day.